कहा जाता है कि मेमोरी क्या है, तो याद रखना सीधा एक ये स्टोरेज डिवाइस है। पहला चीज है, मैंने लास्ट क्लास में बता दिया, सिर्फ रिकॉल कर रहा हूं चीजों को, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये स्टोर क्या करता है, ये स्टोर करता है क्या, इंफॉर्मेशन को। याद रखना इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए आप मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। अब बोला जाए इंफॉर्मेशन क्या है, जो आपका फोटो, आप इतने अच्छे जगह कहीं जाते हो घूमने, चिड़ियाघर, वहां फोटो खिंचाते हैं, तो आपका वो इंफॉर्मेशन है कि आप लोगों को दिखा सके सर मैं चिड़ियाघर गया था और पीछे पाइथन था, गले में लटका के मैंने फोटो खिंचाया था। ये इंफॉर्मेशन किसी को देना चाहते तो उसे सेव तो रखेंगे, तो उसको सेव रखने के लिए हम यहाँ पे जो मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो इंफॉर्मेशन होता है बेटा, ये इंफॉर्मेशन हमेशा याद रखना ये बाइनरी फॉर्म में ही होनी चाहिए। बाइनरी कहने का मतलब डेटा जो कि 0-1 में लिखा गया हो। क्लियर है? हर एक चीज मैं आपसे लास्ट क्लास में बताया था कि ये देखो, ये आपका फोटो है ना, ये देखो, ये तो फोटो है आपको, ये रहा 2 चोटी, ये कुछ है, लेकिन ये आ जाओ अंदर आ जाओ, पीछे जगह है, हाँ उधर चलिए। अच्छा कृष्णा जी आ जाओ, एक यहां बचिए, पीछे बचिए जल्दी, बच्चे भड़के से रहे एकदम। एक जन पीछे चलिए, जल्दी बैठिए। हाँ यहाँ आ जाइए कृष्णा, यहाँ इधर आ जाइए। ये तो हरियाणा रोडवेज है हमारा, मोबाइल ये रख दिया तो समझिए कि हाँ चलिए हाँ रुमाल रख दिया, मैं झेल चुका हूँ भाई, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। रुमाल रख दिया तो अंदर में मेहनत से जा रहा हूँ, इसलिए मैं बाहर से खिड़की से फेंकी, रुमाल गिरा, जिस सीट हमारी। और सबसे बड़ी बात, जगह नहीं सकते, तो पता चला जो भी सीट मिला ना, तो आपको सीट वहां मिलने के बजाय रोड पे मिलेगी। खैर चलो बेटा, मैंने कहा कि मेमोरी क्या था, मैंने कहा कि मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है, पहली बात। दूसरा, स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन का इसलिए जो मीनिंगफुल होता है। बेटा 3 और 2 ये मीनिंगलेस है, जब इसको मैंने जोड़ दिया ये 5 तो ये इंफॉर्मेशन है। जैसे मैं नेट की बात करूं तो नेट में जब आपका नोटिफिकेशन निकलता है बेटा, एलिजिबिलिटी वाले अलग लोग नोटिस लिखते हैं, आपके सिलेबस का नोटिस अलग लिखा जाता है, आपका क्राइटेरिया अलग लिखा जाता है, सब अलग अलग डिपार्टमेंट तय करके तब एक परफॉर्मा बनाती है, क्योंकि पहले वो रॉ डेटा है, कच्चा माल है। इन्होंने सिलेबस बनाया, इन्होंने एग्जाम डेट तय किया, इन्होंने क्वेश्चन बनाया, इन्होंने ये किया, लेकिन सबको जोड़ के जब एक पंपलेट बनाया जाता है, उसी पंपलेट का नाम आप इंफॉर्मेशन बोलते हैं और उसी इंफॉर्मेशन का नोटिफिकेशन। इसलिए स्टोर इंफॉर्मेशन को किया जाता है, बाकी चीजों को नहीं। लेकिन कंडीशन यह है कि जो इंफॉर्मेशन वो है वो हमेशा 0-1 बाइनरी के फॉर्म में ही होनी चाहिए, आप दूसरे फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इतनी बातें क्लियर है आपको? जरा देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया था इसके, जब हम किसी मेमोरी को, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा यूज है क्योंकि यूज होगा। आप एक सिंपल मेमोरी की बात करें तो एक मेमोरी इस तरह से होता है, देखिएगा, जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक को हमने क्या बोला था, रो इस तरह का, दूसरे बात बोला था ये कॉलम, ये इस तरह से रो कॉलम में होता है। ये बहुत छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, क्योंकि अभी जस्ट मैंने कहा था कि कंप्यूटर सिर्फ 0-1 की भाषा समझता बेटा, इसके अलावा कोई भाषा नहीं समझता ये। अब 0-1 की भाषा अगर मैं 5 लिखना चाहता हूं तो ये इंसान समझ रहा है, कंप्यूटर नहीं समझता। और कंप्यूटर को अगर समझना है तो 5 को कैसे लिखता है, ये 1-0-1 में। ये कुछ है, इसी को बोलते हैं हम यहाँ पे बाइनरी भाषा के रूप में। ठीक, एक चेयर ले आइए वहां से, यहाँ बैठ जाना, हाँ चले जाओ। देखिएगा, तो अब इसे 5 को स्टोर करना है तो ये क्या करेगा, 1 यहां डालेगा, 0 यहां डालेगा और 1 यहां डालेगा। इसी को बोलते हैं हम यहाँ पे कि बाइनरी के फॉर्म में स्टोर करना। अब चूंकि इस केस में याद रखना, इसे R1, R2, R3, R4, C1, C2, C3 इस तरह से एड्रेस दिया जाता है और उसके बाद ही ये काम होता है जिसको स्टोर किया जाता है। जैसे देखना, अगर मैं चाहता हूं कि 1-0-1 को स्टोर करूं तो ये बोला जाएगा, देखिएगा, अगर ये वाला पार्ट बताओ तो ये है, ये देखना, ये है R2, रो कौन सा है R2 और सेल एड्रेस क्या हमारे पास C3, और इसी को बोलते हैं बेटा सेल एड्रेस। अगर ये सेल एड्रेस ना हो ना तो आपका डेटा रेंडमली होगा, कोई यहां होगा कोई वहां होगा, ना जाने कहां कहां होगा, पता ही नहीं चलेगा, आप वापस ढूंढ भी नहीं पाएंगे। तो यही चीजें आपको सेल एड्रेस बताता है। अगर मैं इसे 5 को इसके अंदर स्टोर करना चाहता हूं तो यहां से स्टार्ट करते हैं, अगर तो जैसे यहां से मान लो इसमें 1 डालेगा, इसको 0, एक ब्रैकेट में 1 बिट आता है। आप कहते हो कि मेरे पास सर 1 KB का मेमोरी है, 1 किलोबाइट का, तो इसके अंदर बेटा 1024 गड्ढे होते हैं इस तरह से, जिसे चॉकलेट की तरह बोल सकते हैं सेल, उसी के अंदर 1024। आप ए लिखते हैं बेटा, ए ऐसे लिखा जाता है, ये ए है,
लेकिन कंप्यूटर को ये समझ में नहीं आता, लेकिन इसे कन्वर्ट कौन कर देता है? हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइस, और इसे एक किसी सेल में जाके स्टोर कर देता है। बात समझना? आपको मैंने बताया था कि ये देखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था कि ये आपका फोटो है, ये देखो, किसी का फोटो बन जाए तो इशू मत बनाना, सर मेरा फोटो क्यों बना दिया, लेकिन आप इसे देख रहे हो ना, आपका फोटो है, लेकिन कंप्यूटर इसे इस फोटो में नहीं समझता। इसे जो स्टोर किया जाएगा वो 0101 के फॉर्म में स्टोर किया जाएगा। ये लो, क्लियर है? ये है स्टोरेज। क्योंकि एक्चुअल में अगर मैं कह दूं ये आपका फोटो है तो आप नहीं मानेंगे कि ये मेरा फोटो है, मानेंगे कभी नहीं, लेकिन यही आपका फोटो है। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जब मेमोरी में आपका फोटो सेव होता है, ये 100 इस तरह के फॉर्म में स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे आप इस चीज को आपको देखने के लिए एक आइकन बना दिया जाता है, इससे आइकन रहता है, आप जैसे आप इसको क्लिक कर रहे हैं, यानी कि आप अपने सेल को क्लिक कर रहे हैं, आपका फोटो सामने आ जाता है। बात समझे? और को कन्वर्ट कौन करता है? आउटपुट डिवाइस। लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था, तो ये याद रखिएगा कि ये हमारा मेमोरी का स्ट्रक्चर हो जाता है। इतनी बातें क्लियर हुआ था? चलिएगा, यहां तक लिख लिया सबने? समझे? तो कोई पूछे तो पहला बात कि मेमोरी क्या है, तो सिंपल याद रखना, स्टोरेज डिवाइस है। स्टोर क्या करता है? इंफॉर्मेशन को, किस फॉर्म में? बाइनरी। और ये सारी बातें बेटा इसी में लिखी गई है। ये जो आपको सेट दिया हुआ मेरा, या देखिए मेमोरी मेरा जो है, ये मेरे हाथ की बनी हुई है, ये सारी बातें आपको यहाँ से दिया हुआ, मैं वही चीज पढ़ाता हूँ जो यहाँ पे लिखा गया है। तो ज्यादा लिखने से अच्छा है कि यहाँ चीजें आप देख लीजिएगा। देखो यहाँ तक काम हो गया था, सबको समझ में आया? और ये मेमोरी का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से गड्ढे होते हैं, समझे? क्योंकि ये 101 एक दूसरे में मैच ना करे, इसलिए गड्ढे बना के इसको दे दिया जाता है, इसी को सेल्स कहते हैं। इतनी बातें क्लियर है? हेडिंग डालना, फिर टाइप्स ऑफ मेमोरी यहां से कराया था। देखिए यहां से सबका कॉमन हो जाएगा, टाइप्स ऑफ मेमोरी। अब समझना इसे, टाइप्स ऑफ मेमोरी। अब इसे पहले ध्यान से समझना। अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं तो इसे ध्यान से समझिए। जैसे इंसान को स्टोर करने का, जो आपको भी चीजें इंसान की तरह ही कंप्यूटर काम करता है, आपके पास भी दो तरह का मेमोरी है, ठीक है? एक मेमोरी ऐसा जो अभी मेरे साथ इंटेलेक्चुअल है, समझे, जो सीधे आपके माइंड के साथ जुड़ा हुआ है, जो बातें मैं बता रहा हूं, जो बातें लिख रहा हूं, आपके दिमाग में तुरंत जा रहा है, ऐसे चीज को बोलते हैं इनिशियल मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी। कुछ मेमोरी ऐसा है हमारे माइंड में भी जो बचपन की यादों को भी समेटे हुए। आप कभी स्कूल गए थे? स्कूल का नाम वहां के बच्चे याद होंगे जिसने हमारी धुलाई की थी, उन सबका शक्ल आपके मेमोरी में तो है, लेकिन कहीं दूसरी जगह है। क्या अभी वो काम कर रहा है? नहीं, लेकिन जब मैं उसको चाहूंगा तो मेरे पास आ जाता है। तो वही चीजें कंप्यूटर के साथ होता है। जब एक इंसान एक कंप्यूटर में कोई चीजें स्टोर करना चाहता है, एक तो वो चीजें स्टोर करता है कि डायरेक्टली इसके सीपीयू, और कंप्यूटर का माइंड क्या बेटा? सीपीयू, डायरेक्टली इस सीपीयू के साथ अटैच हो, जब जरूरत हो उसी समय निकल जाए। और दूसरा चीज क्या होता है जिसको हम बल्क के रूप में दूसरी जगह स्टोर कर लेते हैं, और उसी मेमोरी, जो मेमोरी इससे बाहर होता है, उसी को हम लोग सेकेंडरी मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। क्लियर है? देखिएगा, क्योंकि हर एक चीज कंप्यूटर में अगर आप पूरा डेटा स्टोर करना है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी सीधा माइंड के साथ जुड़ा होता है, जिसको आप सीपीयू के नाम से जानते हैं। इसको तुरंत डेटा चाहिए तो तुरंत दे देता है, लेकिन कई चीजें हमें, कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी ना हो तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। सेकेंडरी सिर्फ यह है कि प्राइमरी के पास डेटा ज्यादा हो जाता है ना, उसको रखने का जगह है। आपके पास बहुत सारी किताबें होंगी, अरे घर में होंगे ना, लेकिन आप उनमें से कुछ ही किताब को यहाँ लेके आए हो, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी। क्या सभी को लेके आते? नहीं, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा हम उससे मांग लेंगे, लेकिन आप रहो घर पे, सबको एक साथ ले, क्योंकि अगर मैं सबको ले जाऊं तो ये इतना बड़ा हो जाएगा, और कंप्यूटर छोटा होने के बजाय बड़ा हो जाता है। इसलिए मेमोरी को इसी हिसाब से बनाया गया है। पहले को बोला गया है प्राइमरी मेमोरी, और दूसरे को बोला गया हमारे पास सेकेंडरी। क्लियर है? इसको बोला जाता है, इसको क्या बोला? डायरेक्टली अटैच। ये काम था, ये डायरेक्टली अटैच था, किसके साथ? अटैच विथ सीपीयू। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। सीपीयू क्या है? सीपीयू को बोलते हैं माइंड ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर है? जो डायरेक्टली तुरंत जरूरत हो तुरंत दे देगा, उसको प्राइमरी कहते हैं। दूसरा सेकेंडरी, नॉट अटैच विथ सीपीयू, जो सीपीयू के साथ अटैच ना हो। क्लियर है? जरा देखिएगा। उसके बाद इसके टाइप्स की बात करें तो जरा देखिएगा, इसमें हमारे पास टोटल पूरी दुनिया में कितने टाइप्स थे? टोटल 5 टाइप है। याद है? जिसको मैं पहले का बोला गया था, रैम, रोम, कैसे और वर्चुअल। लास्ट में था रजिस्टर। ये कुछ था बेटा? ये ऑलरेडी करवा चुका हूं, थोड़ा सा ओवरव्यू देता जा रहा हूं, ठीक है? और नेक्स्ट था सेकेंडरी मेमोरी। याद रखिएगा, इसके अंदर भी 2 टाइप्स का था। पहला था सीक्वेंशियल एक्सेस और दूसरा था डायरेक्ट।
डायरेक्ट या फिर रैंडम, रैंडम एक्सेस, ये कुछ है, ये क्लियर हुआ? सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस, ये थे। सीक्वेंशियल एक्सेस करने का मतलब बेटा, आपने कभी इसके बारे में थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, ये डायरेक्ट मेमोरी के साथ जुड़ा है। आपने कभी कैसेट देखा है, जो इस तरह का कैसेट हुआ करता था, इसके अंदर एक रील लपेटा होता था, ऐसे देखा है अभिषेक, देखा है कृष्ण जी? ऐसे रील होता था पहले कैसेट में, उसके अंदर गाने भरे जाते थे, यही तो रील है इसका। इसका छोटा सा पार्ट काट के मैं निकालती हूं, यही है। इसके अंदर भी बेटा गड्ढे होते थे, ये गड्ढे। इसमें अगर मैं बात करूं सीक्वेंशियल एक्सेस मतलब क्या होता है कि इसके जो गाने होते थे, 1 नंबर यहाँ पे, 2 नंबर यहाँ पे, 3 4 5 6 7 और अभी गाना बज रहा है 10वां नंबर का। क्लियर है? अगर मैं चाहता हूं कि 4 नंबर का गाना डायरेक्टली सुनो, आप नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि ये सीक्वेंस में जाता है, जिसको सीक्वेंशियल एक्सेस के नाम से जानते हैं। बात समझे? इसमें डिमेरिट क्या था कि जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक आप 1 नंबर का गाना नहीं सुन सकते हैं, इसलिए उसको बोला गया सीक्वेंशियल। लेकिन आज के डेट में क्या है कि आपके पास गाने का लिस्ट है, इस तरह से 10,000 गाने का लिस्ट होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्टली इसको बजाऊं, तो ये मेमोरी कहता है कि डायरेक्ट उसी को क्लिक करो, हम बजा देंगे। जरूरी नहीं है कि इसके पहले 9,999 गाना है तो सबको सुनो, नहीं, हम डायरेक्ट एक्सेस का इस्तेमाल करेंगे। इसमें सबसे बड़ी समस्या यही थी कि लोग घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो। अभी मूड बन रहा है हमारा भक्ति गाना सुनने का, और बजा रहा है ये देशभक्ति का, दोनों में अंतर है ना। तो इसलिए सीक्वेंशियल एक्सेस में ये प्रॉब्लम आती थी। तब यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट एक्सेस बनाया। सीक्वेंशियल एक्सेस में जो डिवाइस आता है, इसको नाम था मैग्नेटिक टेप। ध्यान में है? ठीक है, जिनका लास्ट क्लास छूटा होता है, इस सबको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, वीडियो डला है, आप वहां से भी देख लेना। ठीक है। दूसरा डायरेक्ट एक्सेस था, इसके अंदर भी 2 तरह के थे। कौन कौन सा? एक ऑप्टिकल और दूसरा मैग्नेटिक टेप। अब जब डायरेक्ट हम काम करने लगे, ऑप्टिकल मतलब होता है रे, किरण। इसके अंदर जो डिवाइस आता है, जिसमें है सीडी, डीवीडी, बीसीडी, सीडीआर, सीडीडब्ल्यू और ब्लू रे डिवाइस, समझे? और मैग्नेटिक के अंदर जो आता है, इसके अंदर आता है हार्ड डिस्क, ये कुछ है। इसी के अंदर आता है हमारे पास फ्लॉपी, इसी के अंदर आता है हमारे पास पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव। फ्लॉपी देखा है किसी ने? फ्लॉपी किसका नाम है बेटा? मेमोरी कार्ड देखा है, उसी को फ्लॉपी कहते हैं। ये सभी आपके पास सेकेंडरी एक्सेस का काम कर दिया जाता है। यहां तक करा दिया था सबको, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं और देखना बेटा, अभी आपको कितने सारे पीवाईक्यू करवाता चला जाऊंगा, आपके सारे चीज क्लियर होता जाएगा। आगे चले। बेटा कविता ले आए? हाँ, तो आगे ले आइए। इधर सटा लीजिए, इधर लगा लीजिए। देखो आप पहला आइटम डालना ना, प्राइमरी मेमोरी। इसको समझाता हूं बेटा, कोई हो ना हो, याद रखना, ये सीधा माइंड के साथ अटैच मेमोरी है। अगर इंसान बना ही रहना है तो ये बाय मेमोरी होना है, और जिनके पास ये नहीं है उसको ऐसे लोगों को पागलपन बोलते हैं। बात समझे? जिनके पास ये ना हो चलेगा कंप्यूटर में, लेकिन ये होना कंपलसरी है, इसके बगैर कंप्यूटर ऑन तक नहीं होगा। और इसलिए इसकी पूरी कहानी मैंने बता रखी थी, प्राइमरी में क्या कमी होता है, क्या लॉस होता है। तो पहला आइटम डालिएगा यहां पर रैम। अब आइए, हमारा काम यहां से स्टार्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा डिटेल में रैम प्राइमरी पढ़ना। पहला है रैम। रैम को बोला जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है? इसको बोला गया रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम में। इतना क्लियर है? आगे देखिएगा। अब इसे रैंडम क्यों बोला गया है, इसे देखिएगा। रैंडम कहने का मतलब है इसे आप रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास यहां पे अनेक तरह का डेटा है,
अगर मैं चाहता हूं मैं इसको बजाऊं या इस वाला वीडियो को देखूं या ये फोटो को देखूं, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं इसे, इसलिए इसका नाम रैंडम एक्सेस कहते हैं। अब इसकी पूरी बातें समझिएगा। पहली बात कि ये एक प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी कहने का मतलब डायरेक्टली अटैच विद सीपीयू, इतना क्लियर हो गया। सेकेंड चीज देखिएगा, ये लेस साइज का होता है, लो साइज का। लो साइज कहने का मतलब इसकी मैक्सिमम जो साइज होती है ना, देखिएगा मिनिमम साइज जो इसका होता है वो केबी में होता है, 1 KB 2 KB, और मैक्सिमम साइज जो होता है इसका जीबी में होगा। इसको बोलते हैं किलोबाइट और इसको बोला जाता है गीगाबाइट, इससे ज्यादा नहीं। और अगर ये प्राइमरी के साथ जुड़ा है लो साइज, यानी कि तुरंत माइंड में एक्सेप्ट कर, इसलिए इंसान कभी कभी बोलते हैं ना, हम पढ़ते हैं सर बाद में भूल जाते हैं, क्यों? हमारे माइंड में जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो कम होता है, बात समझे, जिससे आपको भूलने की प्रक्रिया होती है। और क्योंकि अगर मेरे पास इतना सा है डेटा, यहां तक गए, यहां तक डेटा फुल हो गया, लेकिन बाकी इसमें डेटा डालते जाओ तो नीचे की बातों की ये भूलता चला जाता है। यही इंसान की माइंड है, तो ये भी भूलता चला जाता है कि यहां तक अगर आपके पास है 4 GB तक भर देगा, लेकिन और आप इसमें डालते जाएंगे तो नीचे की चीजों को वो खाली करता चला जाएगा। इसलिए प्राइमरी मेमोरी के रैम के अंदर नीचे एक होल होता है जिसको लूप होल कहते हैं, जैसे पानी भर गया तो टंकी से निकलता चला जाता है, ये चीज चला जाता। पहले इससे क्या नुकसान था कि डेटा लॉस हो जाता था, अच्छा डेटा आप देखते, क्योंकि आप आपके मोबाइल की मेमोरी है 1 GB, लेकिन आप फोटो खींच रहे हो और फोटो भर गया यहां तक। पहले क्या था कि मेमोरी एरर दे देता था, सर डेटा बहुत हो गया मैडम, आपका मेमोरी फुल है। लेकिन अब यह नहीं कहता मैडम आपकी मर्जी, खींचते चला जाओ, ये पीछे से डिलीट करता चला जाएगा। लेकिन लोगों को यह शक हुआ कि भाई डिलीट होकर जा कहां रहा है, तो इसको मैं सेव कैसे करूं? तो यही पे एक नया टेक्नोलॉजी आया हुआ है जिसको क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। नाम सुना है? आपके मोबाइल में क्लाउड कंप्यूटिंग है जो इंटरनेट में सेव होता चला जाएगा, और इंटरनेट आपको 15 GB तक डेटा फ्री देगा। अगर उसके बाद आपका भर जाता है, फिर से फोटो खींचना चालू किए, 15 GB डेटा में आपको पता है कम से कम आपके 15 लाख फोटो आ जाएंगे। तो उसके बाद भी अगर फोटो खींच रहे हैं आप और भरता चला जा रहा है, तो क्लाउड कंपनी कहता है कि आप पैसे देके और जीबी खरीद लीजिए। होता है बेटा, सुबह उठा तो 1 क्लिक मारा, मुंह धोया तो 1 क्लिक मारा, तो दिन में 10,000 तो ऐसे हो जाते हैं। 15 लाख जाने में कौन सी बड़ी दिन है ना? देखो यहाँ सेकंड पॉइंट है, ये देखिएगा, ये लो साइज होता है। नेक्स्ट बात करें, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई होता है। अगर ये हाई ना हो तो आप मेमोरी का काम नहीं करा पाएंगे। मैं यहां पे क्लिक करूंगा, ये स्लो होता रहेगा। ये बात समझा? ये क्योंकि आपके दिमाग में जो आपकी प्राइमरी मेमोरी चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं तुरंत दिमाग में जा रहा है, तो ये स्पीड हाई है। तुरंत क्लिक करो, स्पीड हाई होती है। लेकिन देखिएगा, ये कॉस्टली होता है। बेटा आपने पेन ड्राइव देखा है? एक आप 32 GB का पेन ड्राइव खरीदो, ऐसा ही तो होता है। या आपको मार्केट में 400 रुपए तक मिल जाएगा 32 GB का, बहुत बोल के मैंने ये भी रुपए। लेकिन यही अगर आप सिर्फ 4 GB का रैम खरीदेंगे बेटा, 2000 रुपए का मिलेगा। बात समझे? क्योंकि जो दिमाग के साथ डायरेक्टली अटैच होता है उस मेमोरी की प्राइस हाइक हो जाता है। जैसे आपके पास भी मोबाइल है, इसके पास भी मोबाइल है, लेकिन आपका मोबाइल छोटा है, इसका मोबाइल ज्यादा है। आपको लगेगा छोटे वाले की प्राइस कम होना चाहिए, तो नहीं, उसका कॉन्फ़िगरेशन बताता है। अगर इनका मेमोरी में रैम रोम अगर अधिक है, इसका प्राइस हाइक हो जाता है, इसलिए इसका साइज कम होता है। साइज छोटा होने के कारण क्या है कि ये डाटा ज्यादा स्टोर नहीं करता है। बाकी अगर ज्यादा ओवरलोड होता है तो सेकेंडरी में भेज देता है कि आपका डाटा स्टोर भी रहे और सेकेंडरी में सेव भी रहे। वो काम ये कर देता है कि आपका डिलीट नहीं होना चाहिए। आपका कौन सा डाटा कितना क्यों इंपॉर्टेंट है, किसको पता? समझे ये चीजें? हाँ, ये कॉस्टली हो जाता है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट हो। अब मैं इसके टाइप की बात करूं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके टाइप्स की बात करूं, इसके पास 2 टाइप्स हैं। पहले को बोला जाता है स्टैटिक और दूसरा था डायनामिक। अब दोनों के डिफरेंस की बात करूं तो देखिएगा, स्टैटिक इसके मतलब समझिएगा, इसका मतलब होता है नो रिफ्रेशमेंट रिक्वायर्ड, नो रिफ्रेश रिक्वायर्ड। इसमें मल्टी टाइम रिफ्रेश रिक्वायर्ड। अब मैंने क्या लिखा है, सिर्फ यही एक डिफरेंस है इसका, इसके अलावा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इसके बाद एक पॉइंट और लिखा हुआ है इसमें, और ये इसका पूरी रैम की कुंडली लिख दी मैंने, एक पॉइंट छोड़कर। बेटा आपने लैपटॉप देखा है कभी? कंप्यूटर देखा है? कंप्यूटर, हाँ, और मोबाइल भी देखा होगा। किसी के पास है मोबाइल? रखा है कोई मोबाइल? अच्छा एक बात बताइए, जब आप लैपटॉप खरीदते खोलते हैं, ऑन करते हैं, क्या उसमें रिफ्रेश मारते? अरे रिफ्रेश मारते हैं। जैसे मेरे ये कंप्यूटर है, ये देखो यहाँ पे,
रिफ्रेश क्यों मारते हैं, या देखिएगा, जैसे ये वाला मैंने मारा एक सिर्फ रिफ्रेश क्या होता है, जब हम नए बार में कंप्यूटर खोलते हैं ना, तो इसमें बहुत सारे डेटा चलता रहता है, एक क्योंकि काम करने वाला सिर्फ एक इंसान है। जरा देखिएगा, ये है काम करने वाला एक इंसान जिसका नाम है सीपीयू। आप इससे ऑर्डर पे ऑर्डर, ऑर्डर पे ऑर्डर, ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जाते हैं, कभी फोन करते हैं, कभी उसी में गाने सुनते हैं, इसी में फोटो देखते हैं, बहुत सारे चीज करते हैं। इधर व्हाट्सएप चल नहीं रहा था तो गाना भी चल रहा होता है, यही तो काम तो यही कर रहा है, आपको व्हाट्सएप को भी चला रहा है, आपके गाना इसको लोड पे लोड देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ये एक्सेस एक दूसरे से टकरा जाता है, तो टकरा ऐसे ये सभी सीक्वेंस में जाता है, एक दूसरे को कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ऐसा इंस्ट्रक्शन दे देते हैं जो इसको टकरा देता है। टकरा देने का मतलब क्या होता है कि ये अब लूप पे फंस जाएगा किसी भी काम में। इसी को हैंग कहते हैं, कभी कभी कहते हैं ना मोबाइल मेरा हैंग कर रहा है, तो ये है कि अपना तो खुद करना नहीं, दूसरे को कुछ करने नहीं देना, जैसे हमारे समाज की विडंबना है, खुद तो नहीं करना, अगले को भी करने नहीं देना। तो ये चीज में जब ये लूप पे फंस जाता है, इस चीज को वापस सुधारने के लिए एक यहाँ पे कॉप खड़ा होता है, पुलिस, उसी का नाम होता है रिफ्रेश। समझे? तो जैसे आपने इसे रिफ्रेश कहता कि मूड ताजा कर लो, जो भी गलती हुई रहने दो, वापस पढ़ते हैं, इस लाइन को हटा के ये जो इसको किया जेल में बंद और डाल दिया अलग सीक्वेंस से, उसे बोलते हैं रिफ्रेशमेंट। और वही चीजें होता है जब ये सारे डेटा मैं इधर उधर लिख दूं ना, सारे डेटा आप इसको 10 बार रिफ्रेश करना, सारा डेटा एक लाइन में आ जाएगा, कभी कोशिश करना सारा आधार कर दो। तो रिफ्रेश क्या करता है कि मल्टीपल एक्सेस को अगर हम कहीं पे देते हैं जो लूप में फंस जाता है, मैं कह दो सभी जने एक साथ निकल जाओ, निकल पाओगे नहीं, मैं कहूंगा बारी बारी से लिख लो तो आप निकलते चले जाए, तो इसी को बोलते हैं हम ग्रुप एक्सेस। क्लियर है? नहीं, ये देखिएगा, ये क्लियर हुआ, हमारे पास स्टैटिक रिफ्रेश, इसको रिफ्रेश करने की जरूरत है। और इसका जो एग्जांपल देखिएगा ये है, इसको बोला जाता है जिसमें मल्टी रिफ्रेश होता है। इसी में आपके पास आता है विंडो सॉफ्टवेयर, नाम सुना है जैसे लैपटॉप का, ये क्लियर है? इसी के अंदर आता है बेटा, यह देखिएगा विंडो, और इसी के अंदर जाइए आपने विंडो एक्सपी, विंडो 10, 9 ये सारे से नाम सुना है, वो सभी इसके अंदर आता है। समझे? मार्केट में दो तरह का विंडो है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। एक होता है GUI, ग्राफिक, समझ लो, जैसे मैं स्क्रीन की बात करूं, समझना, थोड़ा समझ लो, ये दो तरह का है। एक को बोलते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दूसरा होता है CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। GUI कहने का मतलब जिसके हर एक चीज को ग्राफ के थ्रू समझाया जाता है, उसी को GUI कहते हैं। जैसे ये कंप्यूटर है, मैं बेटा यहाँ पे एक चीज खोल दूं, ये देखो यहाँ पे एक अनपढ़ को बोलो कि इस वाले स्क्रीन को कैंसिल करके काट देना है, तो वहां पे देखो फिगर बना है कैंसिल का। इसी को कहते हैं जब किसी कंप्यूटर को ग्राफ के हिसाब से समझाया जाता है ना, कैंसिल करना, मिनिमाइज करना। जैसे कैंसिल मिनिमाइज का बटन दिया है, मैं कह दूं इसके पीछे चला जाओ, अब बैक बटन दिया है, तो इसी को बोलते हैं GUI। और इसको बनाया था बिल गेट्स ने, और इसी का रीजन है कि वर्ल्ड में लगभग 80% जो सिस्टम है वो इसी का काम करता है। और लेकिन ये जैसा काम करता है ना, उसी से, क्योंकि ये काम करना आसान होता है तो हजारों लोग इसके साथ भरे होते हैं। इसको चलाने के लिए, कंप्यूटर चलाने के लिए आपका पढ़े लिखे होने का कोई जरूरत नहीं है, और इसलिए यहाँ पर रिफ्रेशमेंट बार बार जरूरत होता है। इसलिए विंडो का एग्जांपल डायनेमिक रैम में होता है। और लेकिन बात आ गई स्टैटिक रैम में, जिसमें कोई रिफ्रेशमेंट नहीं है। आपके पास मोबाइल है, देखा होगा ना, उसको खोलते क्या रिफ्रेश मारते हो? नहीं, कभी नहीं मारते कोई भी मोबाइल में। यहां देखिए, इसी को इसका एग्जांपल है, इसमें नो रिफ्रेशमेंट जो मोबाइल का विंडो होता है, देखिएगा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम OS, वो हमेशा इसी का एग्जांपल है। मैक OS होता है बेटा किसमें? एप्पल मोबाइल में, ठीक है। इसके बाद इसका जो एग्जांपल है लाइनक्स, नाम सुना है? लाइनक्स एक GUI, इसको बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। अगर मुझे इसे कट करना हो तो आप कमांड लिख के टाइप करना पड़ता है, उसमें माउस का कोई यूज नहीं होता। यहां पर जैसे हम माउस का यूज कर रहे हैं, क्योंकि माउस भी, जरा देखना बेटा, ये एरो है, एक ग्राफ है जिसके थ्रू हम चीजों को समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब CLI का इस्तेमाल करते हैं, फेडोरा, लाइनक्स, अनबंटू, काली, सुने, ये सारे हैं जिसमें सिर्फ कमांड का, इसलिए हैकिंग वहां होता है, इस वाले विंडो में नहीं। समझे? तो ये इसका एग्जांपल है, मैक है, लाइनक्स है, फेडोरा है, ये सारे याद रखिएगा, अनबंटू है, ये सारे हमारे पास काली है, रेड हैट है, ये सभी आपके पास स्टैटिक का है, जिसमें आपको रिफ्रेश करने की कोई जरूरत नहीं है, ये कमांड पे काम होता है, कहीं पर भी माउस की जरूरत नहीं है। ये हमारा एग्जांपल हो जाता है, ठीक है। ये हम लोगों को सिखाया जाता था जब मैं NIT में था, तो उस समय हमें इस पे काम, इस पे बेटा ये सबसे अनसिक्योर विंडो होता है। इतना ही आपका नाम काफी है, आपके पूरी कहते हैं मोबाइल का डेटा चुराने के लिए, मोबाइल नाम कहता हूं, मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर जो आप यूज करते हो ना, इसके अंदर अगर आप यूज करते हो कभी भी, तो काफी डेटा आपका निकल जाएगा। लेकिन लाइनक्स, विंडो, फेडोरा ये ऐसा चीज है जिसको हैक नहीं किया जा सकता। आपने कभी रेलवे प्लेटफॉर्म गए हो जहां पे उसका टिकट काटता है वो लोग, देखा आपने? उसके अंदर क्या विंडो होता है?
नहीं, उसका एक अलग सॉफ्टवेयर होता है जिसको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट विंडो होता है, वही काली है, समझे क्या? अनबंटू वो काली है, वो उसको हैक नहीं कर, आप उस स्क्रीन को डायरेक्ट नहीं एक्सेस कर सकते, लेकिन इस स्क्रीन को एक्सेस कर सकते। रीजन क्या था कि उसके अंदर हमें डायनेमिक नहीं स्टैटिक रैम का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात समझ में आया? क्लियर है? तो ये हमारे रैम का इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चंस को बनाने में। इतना क्लियर हुआ? देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट इसका एक दीजिएगा, ये देखिएगा, ये वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल कहने का मतलब क्या है, क्या समझिएगा? नेक्स्ट पॉइंट, वोलाटाइल कहने का मतलब है कि भूल जाना। बेटा एक बात बताओ, अभी मैंने ये स्क्रीन पे ये वाला विंडो खोल रखी है, ये अचानक लाइट गायब हो जाता है, क्या वापिस से खुला रहेगा? नहीं, ये हट जाएगा। आप गूगल खोल के कोई चीज सर्च कर रहे हैं, अगर लाइट कट जाए क्या वो गूगल वहां पे रहेगा? नहीं, वो हट जाएगा। क्लियर है? क्योंकि ये वोलेटाइल है। वोलेटाइल करने का मतलब है कि ये डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, यानी जब तक लाइट रहेगा तब तक ये दिमाग काम करता है। जैसे आपका एक दिमाग जब तक आप होश में है तब तक आपका दिमाग एक्सेप्ट करता है, नींद में जाने के बाद याद करते हैं क्या? नहीं, सो जाओ तो काम करना। इसलिए कहते हैं कि कभी दिमाग में टेंशन आ जाओ, एक नींद अच्छा सा नेपी ले लो। नेपी करने का मतलब आधे घंटे का, ऐसा नहीं सर 4-5 घंटे का, समझे? तो वो चीजें नहीं करना, रिफ्रेश होने के लिए एक नेपी काफी है। तो वही याद है कि अगर ये जब तक आप जगे हैं तब तक ये रैम काम करेगा, जैसे लाइट गई सारे डेटा को मिटा देगा। आप सो जाओ, सारा डेटा गया काम से। तो इसको बोलते हैं रैम की पूरक फीचर्स। और याद रखना, इसलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा गया, स्पीड एंड सॉरी लो साइज और इसका स्पीड से। अभी साइज हमने पढ़ा नहीं, अभी पढ़ाऊंगा, जिसमें केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पेटा, हेक्सा, जेटा, योटा सबके बारे में डिटेल जानेंगे। और उससे क्वेश्चन के लिए भी थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, फिर पीवाई कराता हूँ। ये क्लियर हुआ सबको? पीछे क्लियर है बेटा? निशा, इधर गोविंद, रोहन जी, आप समझाया? वोलेटाइल मतलब याद रखिएगा, क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉट वोलेटाइल। तो याद रखिएगा, वोलेटाइल में रैम आएगा, रोम आएगा, रजिस्टर आएगा, कैसे आएगा, लेकिन कभी हार्ड डिस्क नहीं आता। हार्ड डिस्क में रखा डेटा लाइट जाने के बाद मिट जाता है क्या? पेन ड्राइव है आपके पास, अभी मैंने जो स्टोर कर दिया लाइट चलेगी तो ढट जाता है? नहीं, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है, डेटा नहीं उड़ेगा। समझे? ये चीज ध्यान में। इतनी बातें क्लियर है? ये रैम की पूरी कुंडली खोल दी मैंने। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना रोम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और रोम से देखिए कितना क्वेश्चन है यहाँ। और उसके बाद क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हो जाना। अभी नेक्स्ट हमारे पास रोम, इसे बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। अब बेटा समझ रहे हैं यह रीड ओनली क्या होता है? कंप्यूटर की दुनिया में किसी डेटा को देखना, यानी कि इसको वॉच करना, अगर किसी चीज को हम देखना कहते हैं उसको रीड बोलते हैं। समझे? कंप्यूटर की दुनिया में कुछ चीजें मैं लिखना चाहता हूं तो देखिएगा उसको राइट बोलते हैं। कोई चीजें लिखना या फिर मूवी डालना या फोटो डालना, ये सारी चीजों को आप फोटो क्लिक करते हो ना, उसको वहां पर राइट बोला जाता है। बात समझे? इसमें दोनों बातों को समझना। यहाँ रीड ओनली मेमोरी का कहने का मतलब क्या है, इसे एक सिंपल भाषा समझिए। जैसे मेरे पास एक कंप्यूटर है लेनोवो का, ठीक है, जैसे मैं लेनोवो को खोलता हूं तो यहाँ स्क्रीन पे लेनोवो लिखा जाता है। देखा कभी आप कहीं जो भी कंपनी का खोलोगे तो यहाँ पे आपको लेनोवो या फिर डेल का खोलोगे तो डेल ऐसा लिखा जाता है। वो रीजन क्या है कि उसको इस चीज को लिखा, ये भी तो कहीं ना कहीं स्टोर होगा, इसको स्टोर किया जाता है रोम में। यानी एक बार इसमें पुट कर दिया तो सिर्फ आप क्या आप उसको बेटा आपका सिस्टम भले क्रैश कर जाए, पूरा विंडो हट जाए, टूट जाए, फूट जाए, लेकिन वापस जब वो ऑन करेंगे ना, पूरा नया सॉफ्टवेयर डाल के, जैसे विंडो डाल के विंडो 10 डाले 9 डाले, लेकिन वो लेनोवो हटा नहीं मिलेगा आपको, वो हमेशा वही रहता है। ये चीजें कभी गौर किया है? आप वो तो छोड़ो, आपके पास मोबाइल है ना, जिस भी कंपनी का ऑन करो तो उसकी कंपनी का लोगो आता है, चाहे उसको फॉर्मेट कर दो, कुछ भी कर दो, वो वापस आता है, क्योंकि वो रीड ओनली मेमोरी में है, उसे डिलीट नहीं कर सकते। समझा? इसलिए इसको रीड, क्योंकि एग्जामिनर को बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं, साइंटिस्ट को बहुत सारे चीजें ऐसे चाहिए थी जो हमेशा स्टोर रहे, चाहे यूजर उसे यूज करे या ना करे, इसलिए एक छोटा सा मेमोरी बनाया गया जिसका नाम पड़ा रीड। यानी सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, आप उसे हटा नहीं सकते, लेकिन बाद में हटाने का प्रोसेस भी आया। तो इसकी बात करें तो जरा देखो यहाँ पे, इसको भी पहली बात करें तो ये क्या है हमारे पास, प्राइमरी। क्लियर है? ये बात समझ में आया? देखिएगा सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, जरा देखिएगा, इसके भी लो साइज होता है, यानी ये भी KB2, ये देखना KB2 GB तक जाएगा, और इसकी स्पीड हाई होती है कंपेयर टू रैम, हाई स्पीड और कॉस्टली होता है। ये छोटा पॉइंट है, हाँ याद रखना,
रैम के से ये बहुत ज्यादा हाई है। अभी हायरार्की आया हुआ है कि आपको क्वेश्चन दिखा होगा कि और ये देख ही लो, आपको समझा देता हूं। ये देखो मेमोरी के साइज को हायरार्की में से दिखाए। क्योंकि अभी जैसे हायरार्की नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये देखना बेटा, ये है ना 68 नंबर, किलोबाइट, बाइट, टेराबाइट। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी देर रुक जाओ, सारे क्वेश्चन अभी करवाऊंगा। अभी तो क्लास स्टार्ट करिए, 2 मिनट रुक जाओ, पता चल जाएगा। ये देखो 64 इसी पे है, केबी, एमबी, बाइट, यहाँ पर रैम, रोम सब आ जाएगा। सबके बारे में अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा आपको। खैर चलो, ये क्वेश्चन है, समझ में आया। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ये स्टोर करता है बायोस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ये स्टोर करता है बायोस को। अब बायोस क्या होता है, इसके बारे में 3-4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। इसको बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, क्लियर है? इसे हम कहते हैं बायोस। अब ये क्या है जरा समझना, यहां पे इसे ध्यान से समझना, पीवाई क्यों दिखाता मेरे। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं ना, तो ये देखिएगा, ये बायोस का काम पहले करता है। बायोस क्या होता है, जैसे ये बायोस मतलब क्या होता है कि इसके अंदर हर वो मेन्यू चिपका हुआ है। जैसे आप किसी होटल में जाते तो पूरा मेन्यू दिखाता है ना, हम कंप्यूटर ऑन करते तो ये चेक करता है क्या हार्डवेयर इससे जुड़ा हुआ है जो मुझे रिक्वायर चाहिए, समझे? जैसे प्रिंटर, स्कैनर, माउस, ये चीजों को चेक करता है। उसके बाद देखता है क्या प्रॉपर सॉफ्टवेयर मेरे लिए काम कर रहा है जो मुझे स्टार्ट होने की जरूरत है। इसके बाद ये चेक करता है कि इसका जो पेरिफेरल डिवाइस है जो इसको यूज चाहिए, जैसे माइक वगैरह अगर आपने अटैच कर रखा है तो वो चीजें यहां पे चेक करता है। तो इन सारे मेन्यू को चेक कराना हमारा बायोस कहलाता है। यानी बेसिक इनपुट, यानी कि जो आप जैसे आपने इनपुट डाला है उसका बेसिक का जितना भी काम है, जैसे मैं इसे ऑन करता हूं बेटा, सब चीज ध्यान से चलेगा तो ये बायोस ही चेक कर लेता है कि इसमें क्या सही है क्या गलत है, और इसी चीज को चेक करने का काम रोम करता है। अब बात समझ में? और ये करता कैसे है, इसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बायोस कैसे एक्टिवेट होता है, इसको बोलते हैं पोस्ट। पोस्ट के थ्रू। पोस्ट मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या आप चेक करते हैं मेरा माउस जुड़ा है कि नहीं? क्या आप देख चेक करते हैं मेरा स्पीकर काम करता? नहीं। जैसे आपने इसको रोम को ऑन किया, कंप्यूटर को ऑन किया, तो इसके अंदर जो बैठा रोम है, इस तरह का एक मेमोरी है रोम, इसके अंदर ये बायोस छिपा हुआ है, यानी कि ये मेन्यू छिपा हुआ है, और इसके अंदर जो फंक्शन है वो है पोस्ट। इसको बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे लाइट गई इसके अंदर, ये पहले हर एक मेन्यू को चेक करेगा, ये काम कर रहा है, ये टिक, ये टिक, ये टिक। जैसे आप कभी अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं तो जब आपको सबमिट करने के लिए कहता है तो वहां बोलता है कि इन सबको चेक कीजिए, कहीं एरर तो नहीं है, नाम चेक करो, ये करो। तो वो पूरे बायोस को यानी पूरे मेन्यू को चेक करता है कि अगर आपका लैपटॉप किसी एक पॉइंट पे खराब चल रहा है, उसी समय इसे होल्ड कर देगा, बोल देगा कि देयर इज सम एरर, उसको रिजॉल्व कीजिए, तब मैं स्टार्ट होगा नहीं। और ये होगा कैसे, जिसको बोलते हैं पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये बातें समझ में आ? ये हमारा पहला रोम का काम होता है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन दिखाता हूं, देखो यहां पर जरा। ये देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 24, या देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 24 दिखाई दे रहा सबको? पीवाई क्यों लाए आप? वो क्यों लाओगे, वो तो घर पे रखते लाना, तो लगता है इतना भारी कौन लाए सर, कहीं झुक गए तो और भी टेंशन है। क्या बोला गया है? मैंने कंप्यूटर बूटिंग, बूटिंग मतलब बेटा कंप्यूटर की दुनिया में बूटिंग मतलब होता है स्टार्ट करना, समझे? जब शटडाउन हो जाता है ना, उसको शटडाउन करते, जब स्टार्ट करते तो बूटिंग कहते हैं। ठीक है, दो तरह का बूटिंग होता है, एक करंट बूटिंग होता है, एक कस्टमाइज बूटिंग होता है। कस्टमाइज तब कहते हैं जब पूरे विंडो को हटाना होता है, तो हम F12 को दबा दबा के करते हैं, उसको कस्टमाइज बूटिंग कहते हैं। वही कहा जाता है कि जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो बायोस कहां लोडेड होता है, किस मेमोरी में, ये आप बताएंगे। आप समझ में? छोटी सी कहानी थी, लेकिन आपके पास यहाँ पे पता ही नहीं चलता रैम है क्या रोम है, समझे? रैम सिर्फ काम करता है चीजों को अरेंज करने के लिए। अगर आप लोग सब फंस जा रहे हो एक ही रास्ते से जाने में, तो रैम बीच में आता है, बोलता मैडम ऐसा नहीं करेंगे, मैं डांट रहा हूं, एक एक करके निकले। तो ये रैम का काम है, रिफ्रेश करना और नो रिफ्रेश।
बूट करना मतलब होता है स्टार्ट करना, किसी चीज को स्टार्ट करने की प्रक्रिया को ही हम बूटिंग के नाम से जानते हैं। जैसे बूट स्टार्ट होगा बायोस तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेट करेगा इसको पोस्ट कहता है मैंने पावर दे दिया है, अपने से स्टार्ट हो गया। चेक करो कि ये सारी चीजें काम कर रहा है कि नहीं। अगर बेटा रोम ना होना आपका सिस्टम स्टार्ट ही नहीं होगा, कभी स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए रैम का होना, रोम का होना कंपलसरी हो जाता है। इतनी बातें क्लियर है, समझ में आया? एक कहानी देखी आपने, आगे देखो यहाँ पर शाम इसमें चले जाइए बगल वाले, देखो आगे चले। इतनी बातें सबको समझ में, एक एक पॉइंट अभी करवाता जाऊंगा, पी रोम ईपी रोम सबके क्वेश्चन लाते चला जाऊंगा, ध्यान से देखते चला जाना, बन जाएगा। आगे चलो, यहां तक लिखा है, अब जरा समझिएगा। यहां पर इसको हटा दिया, मुझे ज्यादा चाहिए था नीचे, देखिएगा। नेक्स्ट इसके टाइप्स की बात करूं, टाइप्स क्यों बनाया गया जरा समझिएगा। देखो यहां लोगों के दिमाग में यह खटका, सर आपने अपना लैपटॉप, कंपनी थी आपकी लेनोवो की, मैंने खरीद ली, ठीक है, मैंने खरीद लिया यहां पर। अब आपने अपना चीज मुझे बेच दिया है, तो आपके नाम का प्रचार मैं क्यों करूं? आपने बोला आपके अंदर ये डिवाइस है, बायोस के अंदर, ये देखना बेटा, बायोस के अंदर ही आपका पहला टैग लिखा जाता है, जिसको टैग बोलते हैं। अगर डेल वाला होगा तो डेल वाला लिख के फिक्स कर देगा, लेनोवो वाला होगा जैसे ऑन होगा ये चीजें पहले दिखेगा। उसके बाद जो भी मेन्यू है यहाँ पे मान लो कि 10 मेन्यू। आप कभी रेस्टोरेंट वगैरह देखते हो, जब कोई नया रेस्टोरेंट खुलता है ना, उसके यहाँ मेन्यू कार्ड में मात्र 5-6 ही आइटम होता है, लेकिन समय के साथ वो बढ़ता गया। ये जो रैम बना हुआ था शुरुआत में ये 1962 में बनाया गया था, और इसको सबसे पहले बनाया था अर्पानेट द्वारा। इतना आपको नहीं जानना है। अर्पानेट एक ये अमेरिकन रिसर्च, देखिए इसको बोला जाता है अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। सबसे पहले 1962 में ये बनाया गया था, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा डिमेरिट क्या था कि जो एक बारी भर दिया, और जितना जैसे 10 मेन्यू, बेटा शुरुआत में कंप्यूटर बना था उस समय तो इंटरनेट भी नहीं था, तो लोगों को लगा इतना मेन्यू तो काफी है, लेकिन उसका क्या पता कि आने वाले में इतने खतरनाक बंदे हैं हमारे यहाँ, जिसको 1 टीबी भी दे देना मोबाइल में, जिसमें 10 मिलियन फोटो आ सकता है, वो भी कम पड़ जाए। तो अब लोगों को लगा कि सर मेरा मेन्यू इतना था, और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे डेल की जगह मेरा नाम आ जाए, मैं अपना नाम नहीं अपने पड़ोस का नाम लिख दूं, पड़ोसी का। तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो लोगों के दिमाग, और मेन्यू में अगर 10 है, मैं अब चाहता हूं कि 110 मेन्यू बनाओ, क्योंकि ये तो सिर्फ रीड था, राइट तो कर नहीं सकते थे। तो बोला गया कि अगर मुझे इसमें और भी डेटा, मुझे 10 का तो मुझे पता है, लेकिन समय के साथ इंसान की रिक्वायरमेंट बढ़ता गया, समझे, और उसके हिसाब से लोगों को मेमोरी की जरूरत पड़ी, तो मैं क्या करूं, और बाकी चीजों को अगर मुझे इसके अंदर भरना हो तो मैं क्या करूं। इसमें तो आपने बोला कि ये सिर्फ रीड हो, आप चेंज नहीं कर सकते, मैं क्या करूं, मुझे तो चाहिए। मेरा दुकान बड़ा है, मेरा रेस्टोरेंट बड़ा है, पहले 10 मेन्यू था, अब मेरे पास 20 मेन्यू, मैं लिखूंगा तो सही। तब बोला गया क्या, इसका इलाज नहीं, क्योंकि रोम को तो आप हटा नहीं सकते सीपीयू से, वो हट गया तो कोई काम नहीं होगा। तो बोला ठीक है, इसका एक नया वर्जन बनाते हैं। तब इस चीजों को बदल के नया चीज लिखने की जो प्रक्रिया आया, उसमें से पहला रोम बना, जिसका नाम बोला पी रोम, समझे, और इसका नाम है, इसका है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बेटा ये ध्यान से पढ़ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला टॉपिक है रोम, समझे। प्रोग्रामेबल मतलब क्या हुआ, समझो यहां पर। आगे चले, इन सारी बातों का डिटेल आपके इसमें लिखा गया, याद रखना। तो आपको यहां से समझ में आया तो बहुत अच्छा, थ्योरी घर में पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ये देखो प्राइमरी मेमोरी यही चीज है, प्राइमरी सेकेंडरी ये जो पढ़ा रहा हूं यही चीज है आपके पास। तो नोट से प्राथमिक मेमोरी अभी पढ़ाया था, ये लो, ये सारी रैंडम एक्सेस मेमोरी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कर रहे हैं, उसी का सारे डिटेल जो चीजें यहाँ ले, देखो स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम समझाया था, इसी का लिखा हुआ पॉइंट यहाँ पे, हम शॉर्ट में यहाँ पढ़ लेंगे, आप यहाँ से कर लेना डिटेल में, क्लियर है। अब हम रीड ओनली मेमोरी के पीछे पड़े हुए हैं, ये देखो यही अभी हमारा चल रहा है, उसी का सारी चीजें बता रहा हूं। अभी पी रोम बोला है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यही चीज है बेटा, जो चीज यहाँ पे वही चीज यहाँ पे आपको लिखा गया, ठीक है। अब सब समझना यहाँ पे। अब प्रोग्रामर कहने का मतलब क्या था, जब लोगों को ये प्रॉब्लम आई कि सर मेरा मेन्यू बढ़ चुका है समय के साथ, आपने तो 1962 बाबा आदम की जमाने की बात कर रहे हो, तो अब मुझे न्यू चाहिए, तो क्या मैं इसे चेंज नहीं कर सकता। तो बोला कर लो, तो इसका आया प्रोग्रामेबल। याद रखना बेटा, इसमें अगर एक कोड भी लिखना होता है ना, उसके लिए प्रोग्राम, आप 3+2 अगर करते हैं ना कंप्यूटर में, तो इसके लिए एक प्रोग्राम लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, हैज इंक्लूड, इस तरह स्टूडियो। ये उन्हीं को पता होगा जो कंप्यूटर से है, जिसमें x = 3 होता है, y = 2 होता है, फिर इंट लिया जाता है z, ये x + y, फिर प्रिंटअप से पूछा जाता है, प्रिंटअप z,
तो ये आपका सिर्फ 3+2 का इतना बड़ा प्रोग्राम लिखा जाता है। अगर मैं चाहता कि इसमें से एक नया मेन्यू मैं यहां जोड़ना चाहता तो मुझे एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, उस प्रोग्राम को फिर इसके अंदर स्टोर कर दूंगा, ये कुछ है। तो इसलिए ऐसी चीजों को बोला गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी जो पहले मेमोरी सिर्फ रीड का हुआ करता था, इसमें एक छोटा सा होल बना दिया गया, बोला कि अगर आपको कुछ और प्रोग्राम डालना है इस होल के थ्रू इसको अंदर डाल दीजिए, डालने के बाद इसे फिर बर्न कर देना, बर्न करने का मतलब जला देना, फिर ये डेटा बाहर ना निकले। बात समझे? उसी को बोला गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इससे क्या था कि यहां पर आप डाटा चेंज कर सकते थे, डाटा चेंज हो सकता था, बिल्कुल आसानी से डाटा को आप चेंज कर सकते थे। लेकिन अब फिर से एक समस्या आ गई, लोगों ने कहा कि आपकी पहले शिकायत है कि आप डाटा चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहां तो बेटा ये याद रखिएगा ये चेंज होगा, लेकिन ये चेंज कौन कर सकता था? सिर्फ कंपनी के इंजीनियर या फिर मैन्युफैक्चरर। यानी कहने का मतलब है कि मैं अपने कंप्यूटर में डाटा चेंज तो कर सकता था, पहले शिकायत यह था कि डाटा चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन अब बोला कि आप चेंज तो कर सकता हूं, लेकिन कंपनी आप अपने घर में बैठ के नहीं कर सकते हैं। अगर मेरा ये लैपटॉप है, अगर मैं चाहता हूं कि इसमें मेन्यू बढ़ाऊं, तो आप क्या करेंगे? लैपटॉप को समेटिए और अपना कंपनी का जो भी है आप उसे भेजिए, और ये भेजने और जाने में इसका मोनोपोली हो गया। यानी अगर आपने 10,000 का सामान नहीं खरीदा है, 4,000 रुपए आपको इसको चेंज करने में लग जाता। तो इसी इसका डिमेरिट था, जिसके कारण ये वाला उतना पॉपुलर नहीं हुआ। लेकिन बस ये था, लोगों की शिकायत है कि मेन्यू चेंज हो सकता है, ये कर दिया गया। लेकिन इसी चीज का कटाक्ष निकला नेक्स्ट वाला। लोगों को यह प्रॉब्लम था कि सर पहले हम चेंज तो नहीं कर सकते थे, अब तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने के लिए कंपनी के पास भेजूं ये सही नहीं है। तो बोला गया इसका कोई सोल्यूशन है? तो बोला हाँ है, देखिए ऊपर लिख रहा हूं मैं, देखना है आप, जिसको बोला गया जरा समझिए यहां पर, जिसको बोला गया ईपीरोम, इसको बोला गया है इलेक्ट्रिकल, ये फुल फॉर्म ये जरूर याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब देखो यहां पे इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पहले बारी पढ़ा दूं फिर सारे पीवाई की दिखा देता हूं अभी आपको। अब ये क्या कहता है कि यहां पे क्या था, डेटा को आप कंपनी के पास भेजना था, लेकिन अब लोगों की शिकायतें थी कि सर घर पे बैठ के नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक नया डिवाइस बना प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें भी आप डाटा को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके लिए एक एक्स्ट्रा डिवाइस, देखिएगा इसमें एक एक्स्ट्रा डिवाइस को आपको यूज करना पड़ता है। एक्स्ट्रा डिवाइस का एक्स्ट्रा डिवाइस कहने का मतलब आपको एक अलग से डिवाइस मार्केट में आता है, वो खरीदना पड़ेगा। और इससे क्या कहता था, दूसरा सबसे बड़ा डिमेरिट क्या था कि एक्स्ट्रा डिवाइस खरीदो, अगर आपको रैम को अगर बदलना हो, रोम को अगर बदलना हो, तो आपको क्या कहता है, उस डिवाइस में पहले उस रोम को सीपीयू से अलग करके फिर इसके अंदर डाल दीजिए, तो फिर काम करता था। या फिर इसको क्या किया जाता है, एक्सटर्नल डिवाइस को कंप्यूटर के साथ लगा के रोम को रिफ्रेश कर डालो, सारी चीज कर डालो, उसके बाद यूज किया जाता था। यानी हो तो गया, लेकिन डिवाइस को बाहर करना, अंदर करना, ये चीजें एक्स्ट्रा थी। यानी कंपनी अपनी चीजों को एक्स्ट्रा चीज आपके पास लाने के लिए पीरोम का इस्तेमाल कर गया, जो घर बैठे आप जब मर्जी चाहो चेंज कर दो, जब मर्जी चाहो बदल दो। लेकिन यहां से दिक्कत यह था कि इसमें जो दूसरा डिमेरिट क्या था, ये जो एक तो कॉस्टली था, और दूसरा बात जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज्यादा हाई था। देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ये बहुत ज्यादा हाई था, ये छोटा सा इसका डिमेरिट है। और सबसे ज्यादा इसका सबसे बड़ा डिमेरिट था, ये टाइम टेकिंग था। कहने का मतलब अच्छा ही बात है बेटा, मैं कह दूं कि इसको क्रॉस हो जाए, कैंसिल करके कर दो, लेकिन ये कैंसिल हो ही नहीं रहा। आपका मोबाइल में आप किसी को फोन करने के लिए क्लिक कर बैठे हो और वो कॉल ही नहीं कर रहा, आप कितने सेकंड बर्दाश्त कर सकते हैं? सेकंड तो छोड़ो, कितना मिली सेकंड, आप तुरंत मोबाइल को रिफ्रेश करके इधर पटक डालेंगे। आप क्लॉक क्लिक करो और वहां पे ये हो ही नहीं रहा, होगा तो सही, लेकिन 10 मिनट टाइम ले रहा है, तो क्या आप उसको यूज करते? नहीं। लेकिन मजबूरी ये था कि आपके पास वही मोबाइल है और उसी से ही बात करना है, तो आप 10 मिनट वेट तो करना पड़ेगा। तो वही चीजें यहां समस्या थी। बोला गया कि यहां तो आप कंपनी को भेजते हैं, यहां घर पे ही कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि सिस्टम को बाहर करो, फिर अंदर करो, और उसके बाद इस डिवाइस का यूज करके बदल सकते हैं, लेकिन जिससे कॉस्टली और इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंजप्शन होता था, और ये टाइम टेकिंग था, इतना ज्यादा टाइम लेता था ये कि लोग परेशान हो गए।
समझे, आप ऑटोमेटिक नहीं कर सकते। तब इसी चीज का एक नया तोड़ निकला जिसका नाम पड़ा, ये देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, जिसका एक नया नाम पड़ा जो आज की डेट में यूज किया जाता है वो है EEPROM। देखिएगा, हाँ ये याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी पे काम होता है, समझे, ये देखिएगा, और इसमें पूरा इलेक्ट्रिसिटी के बगैर ये काम नहीं किया जाता। नेक्स्ट बोला EEPROM, इसको बोला गया है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये लो, अब इसके लिए क्या है कि सबसे आसान तरीका कि इसमें से डाटा चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, लेकिन कैसे? अल्ट्रावायलेट लाइट द्वारा। आप सबसे अच्छे तरीके से इसमें आप डेटा को इरेज कर सकते हैं, डाल सकते हैं। आपने पेन ड्राइव का नाम सुना है? हाँ, ये भी इरेजेबल है, सॉरी यहां इरेजेबल लिखिएगा, नहीं, हाँ सॉरी यहां इरेजेबल लिखना बेटा, यहां इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड होगा, नीचे होगा इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, उसको थोड़ा चेंज कर लेना ऊपर। क्लियर है? देखिएगा, अब यहां पे क्या था, आपने कभी पेन ड्राइव देखा बेटा? पेन ड्राइव में डाटा डालना हो निकालना हो क्या बाहर करना पड़ता है? नहीं, आप जैसे पेन ड्राइव में उसमें डिलीट मारना हो तो सीधे क्लिक किया, डिलीट, समझना है? उसी का एग्जांपल है EEPROM, और इसी का सबसे बड़ा एग्जांपल है आपके पास, इसको नाम बोला गया पेन ड्राइव, समझे? इसी का आपका एग्जांपल है फ्लैश ड्राइव, जिसको मेमोरी कार्ड बोलते हैं, समझे? इसी का एग्जांपल है आपके पास पूरा फ्लॉपी, समझे? फ्लॉपी आज के डेट में यूज नहीं होता है। ये ऐसा ही इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी था जो कि डेटा को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आप जैसे पेन ड्राइव डालो, उसके आप कभी लाइट वाला पेन ड्राइव डालना, जैसे डालेंगे ना पीछे बल्ब जलता है, देखा है? वो बल्ब अल्ट्रावायलेट लाइट होता है जिससे डाटा को डालना हटाना आसान हो जाता है। बात समझ आया? उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कि पूरे डेटा को जब मर्जी चाहो डिलीट कर दो, जब मर्जी चाहो इसे निकाल लो, हमारा काम बना के तैयार कर देगा। इतनी बातें समझना है? तो ये चीजें याद रखना कि लास्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी, जो अल्ट्रावायलेट लाइट से पूरे डेटा को हटा सकता है और ला सकता है, समझे? ये एक एक पॉइंट यहां पे यूज किया जाता है। इतना क्लियर हुआ? ये बातें सबको समझ में आया? क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग डालना पहला, हायरार्की ऑफ मेमोरी या फिर साइज ऑफ मेमोरी, तब आगे बात समझ में आया। इतना क्लियर है सबको? समझा बेटा? ये पूरे स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर का। नेक्स्ट डालना, हायरार्की ऑफ मेमोरी या फिर साइज ऑफ मेमोरी, और उसके क्वेश्चन देखो क्या होता है। देखो, साइज ऑफ मेमोरी की बात करें, कैसे ये साइज बढ़ता है, देखो यहां पे, समझना? इसके हायरार्की अभी स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, वो देख लीजिएगा पहला, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन है। मेमोरी का जो सबसे छोटा चाइल्ड होता है बेटा, उसको बोलते हैं बिट। हाँ, बिट होता है सिर्फ जो भाषा 0 और 1, समझे? अब ये हायरार्की से बेटा लाइन लगी हुई है क्वेश्चंस की, अभी पता चल जाएगा आपको। दूसरा होता है इसका इससे बड़ा, जिसको बोलते हैं निब्बल, यानी अगर मैं 4 बिट का इस तरह से इस्तेमाल कर लूं किसी भी डेटा को लिखने के लिए, तो इसको एक निब्बल बोला जाता है, यानी 4 बिट बराबर एक निब्बल। समझाया? आगे चले, देखिएगा। और दूसरा होता है हमारे पास बाइट, इसको छोटे में लिखते जाए, बाइट। बाइट होता है 8 बिट के बराबर, समझना? यानी अगर मेरे पास 1 बाइट का मेमोरी है, समझना, यानी कि इस तरह से मेरे पास 8 गड्ढे होंगे, और जिसके अंदर जैसे मैं 5 स्टोर करना चाहता हूं, इसको कितने गड्ढे चाहिए? 3। अगर मैं 8 स्टोर करना चाहता हूं, 8 की वैल्यू होती है ये, तो इसके लिए 1 0 0 0 इतना गड्ढे चाहिए मुझे, समझना? आपको सिर्फ अपना नाम लिखने के लिए लंबा चौड़ा गड्ढे की जरूरत पड़ जाता है, उसी को बोले जाते हैं बाइट। फिर इसी का जो सबसे बड़ा यूनिट हुआ जिसको बोला गया है केबी, 1 केबी। अब जरा देखिएगा, 1 केबी होता है 1024 बिट के बराबर, बाइट के बराबर। केबी, इसको हिंदी में किलो बाइट बोलते हैं, बात समझा? जिसके अंदर 1024 गड्ढे होंगे और इसी को बोला जाता है। फिर 10, अब इसको मल्टीप्लाई करते रहना, ये देखिएगा 1024 केबी को याद, हाँ
हाँ 1024 केबी को बोला जाता है, सुनो उल्टा 1 MB होगा, केबी के बाद 1 MB होता है जो 1024। अब ये इस तरह से चलता चला जाएगा, ये 1 केबी के बराबर होता है और इसी को मिलियन भी बोला जाता है, समझे। फिर आगे मैं बात करूं और इधर छोड़ा जगह छोड़ के लिखना, मैं स्क्रीन में करवा दूंगा। फिर केबी MB होता है जीबी, फिर ये चला जाएगा यहां पर कि 1024 MB बराबर होता है आपके पास 1 GB। इसको यहां लिखते चला जाना, इसको बोलते हैं किलोबाइट, इसको बोलते हैं मेगा, इसको बोलते हैं गीगा, ठीक है। फिर यहां पे केबी की बात होता है नेक्स्ट टीबी, जो 1024 GB के बराबर है, इसका नाम है टेरा। इसके बाद टीबी पेटाबाइट, केबी MB GB टीबी पेटा, नेक्स्ट होगा पेटाबाइट, इसको बोलते हैं 1024 TB के बराबर। देखिएगा यहां पे छोटा चीज लिखिएगा, इसको 1 मिलियन भी बोला जाता है, 1 मिलियन बिट के बराबर, इसको बोला जाता है 1 मिलियन बिलियन, 1 बिलियन बिट के बराबर, बाइट बोल दीजिए ना, 1 बिलियन बाइट के बराबर। और इसको 1 ट्रिलियन, ये नीचे वाला 1 ट्रिलियन बाइट के बराबर होता है। ये चीजें ध्यान रखना जो क्वेश्चन आया हुआ है। अब मैं आपको कुछ स्क्रीन में चीजें दिखा देता हूं, वहां से चीजें, ये सारी चीजें बनाना जरूर। ये देखो ना, यहां से समझ लीजिएगा, बहुत चीजें नहीं तो लिखाया नहीं जाएगा। देखिएगा सेम चीज वही लिखा है आपके पास सीट में मिलेगा, वो भी मिल जाएगा। यहां से समझते चला जाएगा। पहला छोटा यूनिट बिट होता है, वही मैंने कहा 01 होता है। फिर यहाँ पे निब्बल नहीं है, मैंने डायरेक्ट कर दिया। बाइट को 8 बिट के बराबर होता है, यानी 8 गड्ढे बराबर 1 बाइट। उसके बाद किलो बाइट होता है, जिसको अपर केस बोला जाए। अपर केस का मतलब होता है सबसे स्टार्टिंग पॉइंट का, समझे। ये चीज हमें रखना, ये 10 ये मत याद रखना, ये जरूरत नहीं है, वो याद है। 1024 बाइट के बराबर, फिर मेगा बाइट हो गया 10, इसी को बोला जाता है मिलियन बिलियन ट्रिलियन। ये ध्यान रखना, ये यूज होगा अभी, समझे। 1 गीगा, देखिए मेगा को मिलियन, जी मतलब गीगा हो जाएगा, टी मतलब ट्रिलियन हो जाता है। फिर पेटाबाइट, हेक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट और ब्रोनेटो। कुछ नहीं करना, आपको इतना ही याद करना है, इससे ज्यादा नहीं है। अगर चाहिए होगा तो पेटा के बाद हेक्साबाइट हो जाता है, वहां लिखा हुआ है पेटा, हेक्सा, जेटा, योटा। देखिए हेक्साबाइट, जोटाबाइट और क्या हो गया योटाबाइट और ब्रोनेटो। ये देखिएगा ब्रोनेटो सबसे लास्ट है, आज के डेट में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है सुपर कंप्यूटर में। ब्रोनेटो हमारे पास यूज होता है। अब आपको इन डेटा को ध्यान में रखना है, इसका क्वेश्चन में यूज करना है। ये सबको समझ आया। और इस हायरार्की से अभी मैं कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन कराने वाला हूं। इतना क्लियर हुआ सबको कि गीगाबाइट ये बेटा वहां पर भी दिया है, यहां पर भी मैंने समझा दिया। अब इसके क्वेश्चन देखो जरा, देखिएगा। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन दिखाया था मैंने आपको, पेटाबाइट बेटा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, देखिएगा इससे कितने क्वेश्चन बोला गया। 1 गीगाबाइट कितने बड़ा, गीगा तो पहले क्या होता है मेगा, मेगा के ऊपर और 1 मेगा, मेगा तो इतना समझना है, सब में 1024 बोल दो तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा। गीगा को ऊपर वाला किसका होता है बेटा, गीगा पूछा गया तो उसको हम ऊपर वाला लेंगे, समझे। उसके आगे जोड़ देंगे 1024 और 1024 को बोला जाता है बेटा पूरा 2 टू पावर 16, समझे। सॉरी 2 टू पावर 16 नहीं कहते इसे, 2 टू पावर 10 बोलते हैं उसको। 2 को 10 और मल्टीप्लाई करेंगे 1024 आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो यानी गीगाबाइट का पूछा गया तो इसका जस्ट ऊपर वाले हायरार्की याद रखना, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पेटा, जेटा, हेक्सा, योटा, उतना याद नहीं करना। केबी, एमबी, जीबी, टीबी और पेटा तक याद करना, उससे ज्यादा नहीं है। तो हमारा काम बन के तैयार हो गया। क्या गया आंसर, 16 का आंसर क्या हो गया 1024 मेगाबाइट। इतना क्लियर है। और क्वेश्चन देखते चले जाओ। देखिए क्वेश्चन कैसे यूनिक सब पूछे गए हैं। ये लो क्वेश्चन नंबर 39, क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बिलियन कैरेक्टर। याद रखिएगा, एम फॉर मिलियन, टी फॉर ट्रिलियन। जो बच गया
वो बिलियन हो जाएगा। ये कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ पे आपको क्या बोला, m फॉर मिलियन हो जाएगा, मिलियन के लिए m, ट्रिलियन के लिए ट्रिल, टी का इस्तेमाल करो, बिलियन के जो बच जाएगा क्या हो जाएगा, गीगाबाइट है। बेटा अभी आसानी से समझ में आ रहा है, लेकिन ये शुरुआत में देते हैं ना, ये बुम कर जाता आपका। अभी आपका प्राइमरी मेमोरी काम कर रहा है, सेकेंडरी तो उसके बाद काम करेगा 2 घंटे के बाद, जो रखा रहेगा, समझे। जब मजे करेंगे तब यूज होगा। अब बात समझना, हर एक डेटा से स्ट्रक्चर, आगे चलते जाओ। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, वो आप बनाएंगे अभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 देखो, एक से मैंने कहा 5 से अधिक क्वेश्चन कराऊंगा अभी। क्या पूछा गया, इन कंप्यूटर बाइट जनरली बाइट कितने बिट को कंसिस्ट करता है, अरे कितना बिट, कहीं इसी के बीच में 2 भी आवाज आई, लेकिन 8 बिट इतना जोर से बोला ना, 2 बिट बेचारा दब गया। ये बोलने वाले यही थे, बेटा बहुत मेहनत करना पड़ता है ये सब पॉइंट लाने के लिए, उसके बावजूद आप बोलेंगे 2 तो। और दिखाता बेटा, देखिएगा अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो बनाएंगे अभी आप। चलिए बेटा जरा इसको बनाइए ना, 53 नंबर क्वेश्चन, कभी मैंने देखा नहीं था, जरा ध्यान से देखना क्या करना है। आप समझ आया, आप समझ आया, छोटी सी कहानी कितने अच्छे क्वेश्चन वो बनाते जा रही है। कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो बायो डिसाइड होगा, और बायो डिसाइड होगा तो रोम करेगा, और रोम के अंदर करेगा पोस्ट करेगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। समझ में आया, क्लियर है। देखते चलो, जो जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूं आने वाले टॉपिक के साथ करवाते चला जाऊंगा। अभी जैसे डीवीडी के बारे में बताया था थोड़ी देर पहले, ऑप्टिकल में अभी पढ़ा नहीं है, डीवीडी के जब पढ़ाऊंगा 57 नंबर क्वेश्चन कराऊंगा। चलो 60, ओहो बेटा 62 चालू हो जाए जरा देखेंगे क्वेश्चन। पता चला, इसलिए मैंने कहा था कि PYQ करने से बेटा 2 बातें क्लियर होता है, चाहे टीचर जो पढ़ा रहा है आपके उसके बिहाफ पे टीचर का क्वेश्चन बन रहा है या नहीं, दूसरा एग्जाम का पैटर्न पता चलता है। पता चला, कई बार रिपीट किया है, और यही चीजें मैंने मैथ वाले में भी दिखाया था। याद करो जब सिंगल परसेंटेज बनाया था, उसको हाल फिलहाल 22 में पूछ दिया गया, 2012 का क्वेश्चन ध्यान में है, पेट्रोल वाला इंक्रीज वाला था। इसलिए PYQ करने से 2 बातें, आप कितना पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसके पैटर्न को कितना समझ के पढ़ते हो ना, ये फर्क पड़ता है। आप समझ पाया, आगे चलो, जितना किया है सबको करा देता हूं। चलो बेटा, यहां पे थोड़ा सा एक चीज आपको नहीं पता है, 64 नंबर क्वेश्चन अभी आपको नहीं पता होगा, अभी बता देता हूं। पहले देखो यहाँ पे इसमें आपको रिकॉर्ड फाइल और डेटाबेस के बारे में नहीं पता, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा समझा देता हूं क्या होता है। देखो यहाँ पर तो ये क्वेश्चन ही बन जाएगा। इतना तो पता है इस क्वेश्चन का स्टार्टिंग किससे होना चाहिए, बिट से होगा, बिट के बाद क्या, इतना तो पता है, मैंने हायरार्की बताई थी, इतना काफी है बेटा। ये बाइट तो खत्म हो गया, ये बाइट से देखिएगा। अच्छा एक चीज बताओ ना, मेरे पास ये 4 मार्कर है, सुनिएगा एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं, मैं कह दूं इसमें रेड कौन सा है तो तुरंत बता देंगे। यानी अगर आपको क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली पता हो तो आप डायरेक्टली निकाल लो रेड है, लेकिन ये ऐसा सिचुएशन 50 से 60% क्वेश्चन जाने के बाद खत्म होना चालू हो जाता है, तब यहीं पे इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड का यूज होता है। यानी जो चीज होगा उससे पहले ये डिसाइड कर लो जो चीज नहीं होगा। बात समझे, अगर मुझे रेड को ढूंढना है, अगर पूरा आंसर पता है तो रेड बोल दो, अगर नहीं तो उसे ढूंढ लो जो रेड नहीं होगा। इसको उठाया, ये तो ब्लैक है, नहीं होगा, इसको भी कुछ क्लू देखा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, जो बच गया आंसर है। समझे, वही चीजें मैं इसके साथ करने वाला हूं। देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, उसी कहानी को देखो, हमें इतना पता है बाइट से तो स्टार्ट नहीं होगा, यानी डी हट गया, जहां 4 के साथ गेम हो रहा था 3 के साथ हुआ, क्लियर, आगे चलेगा। इतना पता है कि बिट के बाद बाइट होगा, बिट के बाद फाइट होगा। अब बात आई ये दोनों तीनों तो सब में कॉमन है। अब लास्ट वाली बात कर रहे हो तो देखिएगा, डाटाबेस इन तीनों को मैं समझा देता हूं वो होता क्या है। देखो यहां पर हम जब भी कुछ लिखते हैं बेटा, आप एक फाइल में लिखते हो ना, तो फाइल में जैसे अपना नाम लिखते हो तो पहला पॉइंट आपका बिट में होता है, एक छोटा सा बिट होगा,
समझे? इसके जैसे बिट कहने का मतलब क्या, 0 1 से लिखना। अब 0 1 से जब आपने बड़ा चीज लिख दिया, जैसे देखिएगा ये मैंने बिट लिख दिया इसमें, ठीक है, और जब बड़ा चीज लिखा, जैसे मैंने अपना एक नाम लिख दिया, देखिएगा अपने, अच्छा ये लिख दो तो ये हमारे पास बाइट में हो गया, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा लिखने के लिए आपको बाइट चाहिए, छोटा तो काम नहीं बनेगा। उसके बाद देखिएगा फर्क आता है आपके पास फील्ड, फाइल, रिकॉर्ड एंड डेटाबेस। देखिएगा उसके बाद क्या होता है, जैसे मैंने अचानक लिखा, उसके बाद इसमें कुछ और डेटा ऐड करना चाहता हूं, मैंने जैसे लिखा एडुकेयर, जैसे मैं अपना ही है। अब दोनों एक साथ मैच ना हो जाए तो इसके लिए क्या किया जाता है, बिट के हिसाब से, ये हमारे पास एक बाइट है, समझिएगा, इसको एक चीजें मैच ना कर जाए, इसके लिए एक नया वो डेटा इस्तेमाल करता है। जैसे मैंने ये चीजें लिखी तो इसका एक अलग फील्ड और इसका एक अलग फील्ड। जैसे आपको फुटबॉल खेलना हो, क्रिकेट खेलना हो, एक ही फील्ड में खेलेंगे, खेलना दोनों है तो अलग अलग बच्चे अलग अलग जाओ ना। तो वही काम है कि मैंने बीट से डेटा उठाया, उससे बाइट से एक वर्ड लिखा, दूसरा बाइट से भी एक लिखा है, लेकिन सबको अगर अलग अलग करना हो, देखिएगा तो हम क्या करते हैं, इसमें फील्ड का इस्तेमाल करते हैं, यहां से यहां तक मिलाकर एक फील्ड बोल जाता है, समझे? और इस फील्ड में अगर मान लिया जाए 4 फाइल फील्ड में बना दूं, ऐसे कुछ हो सकता है, एक में मैंने अपना नाम लिखा, अपना कोर्स लिखा, आपका टाइम लिखा, इस सब को मिला के मैं यहां से एक फाइल बना दूं, ये कुछ होता है, ये कुछ है। जरा देखिएगा यहां पर कि बिट के बाद, जरा देखिएगा फील्ड के बाद फाइल्स हो गया, क्लियर हुआ? अब चलिएगा इस तरह से मेरे पास, जैसे मैं एक चीज दिखा रहा हूं, देखो यहां बेटा, ये देखना, जैसे मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ लिखा है ना यहाँ पे, ये देखना, ये आपकी फाइल है, ये देखना, ये सारी फाइल ही तो है, समझे? इस फाइल को जब एक फोल्डर के अंदर रखता हो ना, तो जैसे एक फाइल हो गया, 2 फाइल हो गया, तो इस फोल्डर के अंदर रखना, इस तरह के पार्ट को फोल्डर बोलते हैं। ये देखिएगा जो आपका स्क्रीन में ऐसे आता है, ये है, और इस फोल्डर को बोला जाता है रिकॉर्ड। ये तो रिकॉर्ड ही तो है, बात समझा? यानी कि ये सारे फील्ड को मैंने काट के एक फील्ड इस तरह से फोल्डर बना दिया, जिसको रिकॉर्ड के नाम से जाना गया, और इसमें इतने सारे फाइल हैं, और ये भी तो कहीं ना कहीं स्टोर होगा, समझे? इन सारे चीज को जहां पे, यानी एक फाइल हो गई, एक रिकॉर्ड हो गया, दूसरा रिकॉर्ड हो गया, इन सबको जहां पे मेन पार्ट में स्टोर करते हैं ना, उसको बोलते हैं डाटाबेस। बात समझे? और हमारे सिलेबस में डाटाबेस क्या है, ड्राइव सी ड्राइव आपके पास ऑटोमेटिक बनता है, चाहे आप बनाओ या ना बनाओ, वो ऑटोमेटिक बन जाता है, उसी को बोलते हैं डाटाबेस। डाटा मतलब कि जो हमने बना रखा है, बेस करने मतलब रखने का जगह, उसी को बोलते हैं डाटाबेस। देखो यहाँ, इसलिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहां पर देखिएगा, अब आपके पास इतना तो पता है, बिट के बाद बाइट होगा, बाइट से नाम लिखना है, नाम को अलग करना है तो फील्ड चाहिए, फिर उस सारे फील्ड को एक जगह लाना है तो उसको फाइल कहते थे, फाइल को मिलाकर हम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड के सारे समूह को डेटाबेस बोलते हैं। महाराज क्लियर हुआ? समझ था? थोड़ा सा अड़चन डालेंगे, चीजें आगे पीछे चला जाएगा, क्लियर है? और इन सारी बातों को डिटेल वहां लिखा हुआ है। चलिएगा और भी क्वेश्चन दिखा दो, पहले दिल दिमाग एकदम शांत रखना बेटा, भले आपने नहीं पढ़ा उससे पहले, बिल्कुल सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 68, प्लीज कोई गलत मत करना, आंसर कोई नहीं बोलेगा, मैं बारी से पूछ लूंगा। 68 सिर्फ पढ़ना मकसद नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं कि सारी चीज डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अरे ये मतलब बनाना चालू कर दिया सभी, फिर भी टाइम है बेटा, बिल्कुल बनाओ। पजल कर रहे हैं चीजों को, देखो बेटा बनना चाहिए, बड़े दिल से यार तोड़ तोड़ के पढ़ा है। हाँ सोहन जी सही, नहीं तो आप इंडक्टिव क्या होगा अक्षय जी? ऑप्शन ए सी, सुषमा विक्टोरिया, ए बी सी भी, सी और डी बेचारा बच गया है। मुझे कुछ भी नहीं पता, आप जो बोलेंगे मैं वही आंसर दूंगा। क्या मैंने आपको ये बताया, डिटेल खंगाल के बताया सारी चीजें, तो फिर क्यों फंसेंगे आप? बेटा मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, मेमोरी पढ़ के जाना, अगर ना है क्वेश्चन, इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आया हुआ है। देखो यहाँ पे मुझे नहीं पता, सुनो पहली बात सुनो, मैं सीक्वेंस नहीं देख रहा,
मैंने जो पढ़ा है मैं उसको सीक्वेंस अपने आप मिला लूंगा, अगर वो सही होगा तो ऑप्शन में कोई ना कोई होगा, यही बात है। सबसे पहला कौन होगा, मानते हैं, यानी पहले में कौन होना चाहिए, एफ, एफ सब में है छोड़ दो। बिट के बाद क्या होता है, एफ के बाद बी है, सब में है छोड़ दो, समझे, अभी चारों के चारों चल रहा है। बाइट के बाद क्या होगा हमारे पास, के बी, तो एफ बी के बाद ए होना चाहिए, चारों में है छोड़ दो। के बी के बाद क्या होता है हमारे पास, सी, मेगाबाइट सी, एफ बी के बाद सी है, लेकिन ये दोनों हट गया, अरे दोनों हट गया, अब बचा ए और सी में अंतर। सिंपल देखो ना बेटा, मैंने क्या कहा, आप कितना भी पढ़ लो ना, ये रीजन होता है। मैंने भी नेट पास आउट किया बेटा, किसी को शक हो तो डिग्रियां मेरे पास पड़ी हुई है, 3 बार है तो 3 बार नेट ही है, जरा आपकी कुछ हो गया तो मैंने भी तो दी हुई है, ठीक है, तो मैंने भी वही काम किया है। जितना लोग हमारे नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो लोग ऐसा करते हैं किसी का ए किसी का बी, ऐसा नहीं बेटा, किसी एक नंबर के साथ गेम खेलना, कैसे खेलना वो मैं बता दूंगा आपको जब, और मोस्टली सक्सेस होता है, मोस्टली कहने का मतलब ये नहीं कि हमेशा, मोस्टली सक्सेस हुआ, और रेयर केस में होता ही होता है। तब हम कितना सही मारे हैं कितना गलत मारे हैं उसका यूज किया जाता है, दिखाऊंगा बाद में। इतना तो पता है कि हमें पहले जहां चारों का ऑप्शन नजर आ रहा था, अब सिर्फ ए और सी में आएगा, ठीक है। हम कहां तक पहुंच गए थे, सी तक। सी में कौन था बेटा, मेगा, और मेगाबाइट के बाद क्या होता है, तो सी के बाद क्या होना चाहिए था, ई, तो ये तो हट गया, सीधा ऑप्शन ऊपर चला गया, गए काम खत्म से, अगला चेक करने की जरूरत नहीं। कैसे गलत हो गए, सी किसने बोला था देखो अपना बोलने वजह नहीं सर, इसने बोला था, और समझा था, छोटी सी बारी की चीजें कहां से कहां ले बैठी हुई आपको, समझे। और ये है तरीका पढ़ने का, सिर्फ रटाना कभी कभी जरूरी नहीं। चले, क्लियर हुआ सबको, देखिएगा सी और ए में कंफ्यूजन था बेटा, इसलिए कहते हैं कि वहां कंसंट्रेशन होना काफी कंपलसरी है, जरा सा आगे पीछे होंगे नंबर ले डूबेंगे बेटा। 1-2 नंबर से कैसे जरा छूटता है ना, मेरे से पूछ के देख लेना, मेरा छूटा हुआ है तो ही बोल रहा हूं मैं, नहीं आपको मैं बस हकीकत दिखा रहा हूं कि हम एकदम टू द पॉइंट पढ़े जा रहे हैं, रैंडमली कुछ भी नहीं। चलेगा 71, हाँ इतनी अच्छी मूवी चल रही है, देखने में भी इनको दिक्कत है, कोई दिखाता कहीं टीवी यहां पर, नहीं तो गदर चल रही ना भी, वही है हमारा, पीछे से आवाज आ रही है, क्या होगा दारा सिंह, क्या होगा बेटा, 1 टेराबाइट इक्वल टू, याद रखिए टेरा के ऊपर कौन, गीगा, 224 लगा दो, कहानी खत्म। आपको सिर्फ और टेरा तक ही याद रखना है, अगर ज्यादा रिक्वेस्ट है अगर मुझे तो पीटी के याद कर लीजिए, टेरा के बाद पेटा काफी है। अभी तकरीबन 10 क्वेश्चन कर चुके होंगे हम लोग, तकरीबन 10 किया हो ना, अभी देखना और भी आता चला जाए, यही है अपने तरीका। मैं भी चाहूँ तो आगे बढ़ा दूं आपको, अभी देखिए पीडीएफ वगैरह पढ़ाऊंगा कब, जब सॉफ्टवेयर पढ़ाऊंगा। 74 बता चुका हूं क्लास में, देखिए बेटा एक 75 क्वेश्चन है, लास्ट देख लीजिए। ये क्वेश्चन 4 सेक्शन से मैच करके बनाया गया, आपको इतना पूछा गया है कि इसमें से बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग लेटेस्ट मैचेज, क्या है कंप्यूटर साइंस कौन सा कौन सा गलत है, ये पूछा गया। तो बेटा अभी सारी चीजें पढ़ाया था, देखिए इसलिए मैंने कहा है क्वेश्चन की दुनिया किसी एक टॉपिक से रिलेट नहीं होता है, अलग अलग से होता है। आंसर रोम को क्या बोला था हमने, लेकिन यहाँ क्या दिया है, समझ में आया। आप कह रहे थे कि मैंने वैसे फुल फॉर्म लिखा है, बेटा आपसे पढ़ने से पहले मैंने धज उधेड़ रखी है किताबों की, आप जो सोचेंगे उससे पहले करवा रखा है। आप संतुष्ट हैं कि जो हमने पढ़ा एकदम टू द पॉइंट जा रहे हैं हम, क्लियर हुआ। अब पढ़ेंगे वर्चुअल भूत, और दूसरा पढ़ेंगे कैसे भूत, फिर बोलेंगे रजिस्टर में, वही चीज तो लिखा है ना, तो अब उसे करके दिखाता हूं। उन सब से अभी 10 से ऊपर क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि वर्चुअल नहीं करा अभी। यहां तक सब सेटिस्फाई हुए, जितना पढ़ा उसका क्लियर करवा दिया, दिल एकदम सेटिस्फाई रखना। बेटा मैं आपको 3 यूनिट पढ़ाऊंगा, इंडियन लॉजिक पे स्टार्ट ही नहीं किया अभी, उसमें जादूगरी दिखाऊंगा कि क्या होता है, मूड, फिगर, फेलोसी, कैनोटेशन, डिनोटेशन, स्क्वायर ऑपोजिशन, इंडक्टिव, डिडक्टिव, वेन डायग्राम, और उसके बाद प्रमाण, अनुमान, अपमान, उत्पत्ति, अनुलब्धि, हेतुवाद, हेतु, उपमा, उपमा, प्राप्ति, सबकी कहानी खोलेंगे। तब उसका भी ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा जैसे यहाँ पे। बेटा मंत्र ही है पूरा। मैंने इसकी जो किताब लिखी थी ना, सबसे पहले मैं केवीएस वालों में था, तो उसके बाद जब किताब लिखी थी ना इसके, तो बहुत चीजें सोच समझ के किसी ने लिखवाने की बात करी थी। जब इसका मैं बोलना चालू किया था ना, तब पता चलता है कि मंत्र क्या होता है। यदि कहीं धुआं है तो देयर मस्ट बी फायर, ये लैंग्वेज है अथर्ववेद का, मीमांसा का, हाँ दर्शन है ये।
पता है बेटा, बताऊंगा। चलो कहां थे हम? रैम समझ में आ गया, रोम समझ में आ गया, साइज समझ में आ गया। अब पढ़े वर्चुअल हेडिंग डालना, वर्चुअल मेमोरी। हाँ अच्छा, कैसे है पहला? राम जी कहां बसते हैं? रोम रोम में कैसे? हाँ सही, कैसे? एक वो प्यारी सी गुड़िया थी अपने यहाँ लास्ट बैच में पढ़ रही थी, चाहत, उसने नाम बताया था सर इसको याद करने का अच्छा तो फॉर्मूला निकला। कैसे? राम जी कहां बसते हैं? रोम रोम में। कैसे? काल्पनिक रूप से रजिस्टर में। आपको राम के बारे में राम किसने बताया? किताबों में ही तो लिखा है, तो इसलिए मुझे इस सीक्वेंस याद हो गया। राम जी कहां बसते हैं? रोम रोम में। कैसे? तो सी पढ़ेंगे कैसे। बता दूं बेटा, ये याद जरूर कर लेना बेटा, कुछ करो या ना करो ये जरूर कर देते जाना। कैसे? इसमें हिंदी में कैसे बोला जाता है? दंत सौ नहीं, तालव्य सौ। आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि दंत सौ तालब सौ मुद्रसा में अंतर किया है। लेकिन लोगों बनाने वाले ने बना दिया, हम तो लिख देते हैं बस। ये पढ़ा पढ़ा के याद हो गया कि यहाँ तालब से लगता है। किसी को पता तीनों का डिफरेंस क्या होता है? हाँ हिंदी वाले को पता होगा, बाकी तो ऐसे ही होंगे। चलिए करके देखें कैसे क्या होता है, समझ आता है। अब जो बातें बताने वाला हूं दिमाग खोल के रखना, सीधा क्वेश्चन टू द पॉइंट स्ट्राइक करेगा। सीखना क्या होता है? आपने पीओके का नाम सुना है? पीओके क्या है? हाँ, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। सुने? थोड़ा सा उसका डिटेल जाने, घूमते हैं तब आते हैं यहाँ पे, देखिएगा। एक्चुअल में इंडिया ऐसा नहीं बेटा, इंडिया ऐसा है, फिर भी इंडियन में है तो हम अपना मैप को ज्यादा दिखाएं। ये कुछ है, ये कुछ है ना अपना इंडिया। तो देखिएगा यहां पे एक क्षेत्र है जिसको हम पीओके के नाम से जानते हैं। क्या है? ऐसा ही कुछ है। यहां बैठा है इंडिया और यहां बैठा गया आपके पास पाकिस्तान, ठीक है। और यहीं पे हमारे पास है पीओके। पीओके को क्या बोला जाता है? बफर जोन। बफर जोन कहने का मतलब आपको जरूरत है तो यहां जाएंगे, आपको भी जरूरत है तो यहां काम करेंगे, लेकिन अंडर द गाइडेंस ऑफ बोथ कंट्री इंडिया एंड पाकिस्तान। इतनी बात समझ आया? एज इट इज ये भी वही काम करता है। ये एक बफर स्टोर है। बफर स्टोर कैसे कुछ समझाता हूं। बफर स्टोर मतलब क्या होता है? इसको बफर जोन बोला जाता है। ना तो तेरा ना मेरा, हम दोनों का है, लेकिन मैंने आपको रखवाली के लिए दिया ये घर, तो आप क्या कर, जैसे पाकिस्तान को 1962 ताशकंद ट्रीटी इन रशिया में लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था 9,999 साल के लिए पीओके को पाकिस्तान को लीज पर, ठीक है। और लीज मतलब होता है ये बफर जोन होगा, आप यहां रहेंगे, सारे चीज करेंगे, सारा काम करेंगे, ट्रेन होगा, सारा काम करेंगे, यहाँ उठेंगे। जैसे ये आपको घर मैंने लीज पे दे दिया है तो आप उठेंगे, सफाई करेंगे, लेकिन आप रहेंगे नहीं यहाँ पर, कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। कोई रेल लाइन में बिछा सकते हैं, आप आर्मी वाला नहीं कर सकते। इसी के लिए तो इंडिया लड़ रहा है यहाँ पर। आप कर क्यों रहे? जब आपको लीज पे दिया वही कहा, मैंने ये घर दे दिया, आप सुबह आएंगे सफाई करके चले जाएंगे, फिर अगले दिन आएंगे सफाई करके, इसको बोलते हैं लीज पे देना। दिया तो कुछ और फिर गया था, इंटेंशन खराब हो गया था। और इस चीज पे अगर कोई स्ट्राइक या हमला हो जाता है तो इसको वार नहीं बोला जाएगा। इसलिए तो अभी बीच में स्ट्राइक हो गया था, जो मोदी जी ने कहा था कि जाकर वहां पे एयर स्ट्राइक हुआ। कौन सा ऑपरेशन था? हाँ उरी वाला। तो ऐसे तो ऐसा कुछ जाके मार मुड़ के आ गया था। तो वो चीजें यहाँ पे दी जाती है, तो यहाँ पे एक्शन नहीं होता क्योंकि हमने अपने क्षेत्र में काम किया है, लेकिन आपसे पूछे बगैर। खैर चलो, अब कैसे की बात करें तो कैसे का यूज क्यों किया गया देखने बेटा। हमारे पास ये सीपीयू है, ये कुछ है, पहले समझना फिर आगे चलेंगे। सीपीयू बेटा इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होता है, हद से ज्यादा, यानी कि इसकी स्पीड माइक्रो सेकेंड में, एमएस में माना जाता है। इसको इस तरह से एमएस बोला जाता है, जो एक सेकेंड का 10 में 1 2 3 4 5 6 इतने से भाग दे दीजिए, जो सेकेंड निकलेगा ना उतने स्पीड ये काम करता है। समझे? आप कभी मोबाइल में क्लिक करते हैं, यहां से 2000 किलोमीटर भी होगा ना, तुरंत कॉल लग जाता है, क्योंकि इसका रीजन है। समझे? आप मोबाइल में कट मारते तुरंत कट जाता है, दिखता तक नहीं है, वो इसका काम है, क्योंकि इसकी स्पीड है बहुत ज्यादा। समझ में? और यहां जो इसमें रैम और रोम जो है, तो इसको डेटा कौन देगा बेटा? या तो रैम देगा या फिर रोम देगा। इसी के अंदर तो डाटा स्टोर है, सेकेंडरी का यूज नहीं होता। मैं बार बार कह रहा हूं, सेकेंडरी सिर्फ डाटा स्टोर करने के लिए। पूरी कहानी यही लोग लिखता है, ये दोनों भाई मिलके। समझे? अब ये डलने का इसकी स्पीड है, मान लिया जाए इसको 1 KB पर सेकेंड देने का स्पीड है, लेकिन इसका स्पीड है कि मैं 1 सेकंड में 100 KB पर सेकंड में काम करूंगा। तो ये तो इसको दिया, ये तो आइडल हो जाएगा। आइडल करने का मतलब एकदम शांत बैठ जाएगा और ये स्क्रीन काली पड़ जाएगी।
कभी कभी देखा है, इसको कुछ ना करो थोड़ी देर बाद ये ब्लू हो जाता है। अभी देखते हैं आप, फिर मैं इसको बोलता जग भाई, तो ये ब्लू फिर अपने आप में आ जाता है। तो क्या होता है, जब मैं इसको डेटा देना बंद कर दूंगा तो ये सो जाएगा, आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल सो जाएगा। लेकिन ये कहता है कि मुझे जगा के रखना है तो मुझे डेटा बार बार देता रहो। लेकिन ये कहता है सर मेरी स्पीड तो बहुत कम है, मैं क्या करूं। अब इसी चीज का सोल्यूशन लाने के लिए बीच में कैसे को बनाया गया। कैसे क्या कहता है कि सर आपको जो डेटा चाहिए ना, जो डेटा माइक में मेरे पास 1 2 3 4 5 करके बहुत सारे डेटा है, आपको जो डेटा चाहिए, जो बार बार आपको जरूरत पड़ता है, उस डेटा को यहां लिख दीजिए। भले इसके अंदर 1000 डेटा हो, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो डेटा एट अ टाइम में आपको काम करना है, उस डेटा को कैसे के अंदर रख दीजिए। और इसकी स्पीड इससे अब ज्यादा हो गई, समझे। अब ये कहता है कि मैं 100 के भी पर सेकंड कर सकता हूं, तो ये कहता है कि मेरी स्पीड तो 1000 के भी पर सेकंड है। समझ में आया। अब यहां से जो डेटा आपको बार बार देना, ये बहुत छोटा होता है, बहुत लो साइज का होता है, ये समझे, एकदम छोटा सा ट्रांजिस्टर होता है, लेकिन डाटा बहुत कम स्टोर करता है। आपको जितना चाहिए ना मेरे पास है, आप बैठ के दिखाओ चुपचाप, मैं समझ लूंगा आपको। समझा। आप जहां 100 की स्पीड रखते थे, मेरी 1000 की आपको बैठने नहीं दूंगा, शांत नहीं बैठेंगे आप, ये समझे। तो ये कैसे इसको बार बार देता रहता है, सर जागो जागो, और इसीलिए आपका कंप्यूटर आराम से चलता रहता है, चाहे उसमें आप कितना भी ऑपरेशन कर दो, कभी रुकता नहीं है। समझा। जैसे मुझे ये वाला भी स्क्रीन खुला हुआ है, ठीक है, ये वाला स्क्रीन खुला है, बगल में ये देखिएगा अपना असाइनमेंट वाला स्क्रीन खुला है, ये अभी कैसे में है। क्या मेरे लैपटॉप में यही 2 है, हजारों होगा, लेकिन अभी जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं तो मेमोरी इसको लेकर तुरंत कैसे बोलता है, ये लो सर आ गया। अगर ये कैसे में नहीं होता ना बेटा, तो खुलने में अभी ये गोल गोल घूमता रहता, समझे, वही चीज होता है। अब समझा है कैसे मतलब क्या होता है। कैसे मतलब कुछ नहीं है, ये इसको बोला जाता है एक बफर स्टोर। बफर स्टोर किसके किसके बीच, याद रखिएगा, ये बफर स्टोर है रैम, बिटवीन रैम एंड सीपीयू, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रैम एंड सीपीयू। आप समझ में आया, क्लियर है। रैम एंड सीपीयू क्लियर है, जो दोनों के बीच बफर जोन का स्पीड कहता है। ये बहुत हाई स्पीड होता है, काफी कॉस्टली होता है, और ये वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल कहने का मतलब लाइट गई काम खत्म, आप फिर से डालना है तो फिर लाइट लाओ चालू करो तो काम करूंगा, पहले नहीं, समझे, वही चीज होता है। वोलाटाइल हाई स्पीड होता है, कॉस्टली, और बॉडी बहुत ही लेस लो साइज का होता है, लेस साइज, बहुत कम साइज का ये वाला डेटा होता है बेटा। अब समझ में आया इसका, इतनी कहानी आपको ध्यान। वोलेटाइल कहने का मतलब है जब तक मैं इसमें सांसें दे रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी, तब तक ही जिंदा रहेगा ये, जिस दिन बंद करो निपट जाएगा, यानी फिर से ऑन करो फिर से नई चीजें आएगी, इसी को बोलते हैं कैसे। हाँ चलिए, कम से कम समझिए तो सही। चलो इतनी बातें क्लियर हुआ। अब करें वर्चुअल की बात, ठीक है, फिर करेंगे रजिस्टर की बात। हेडिंग डालना वर्चुअल, फिर एक बार पढ़ा के फिर से PYQ करवा दूंगा। हेडिंग डालना वर्चुअल, काल्पनिक, वर्चुअल काल्पनिक। आपके हाथ में एक मोबाइल इतना छोटा जो है ना, इसको लाने में हजारों से हजार साइंटिस्ट चले गए एक एक फंक्शन बनाने में। आपकी स्पीड, पहले मोबाइल जब कीपैड वगैरह होता था ना, फोन करके रख देते, उसकी स्पीड कम होती थी, लेकिन आज के डेट में जो मोबाइल है स्पीड बहुत ज्यादा है, सब इसे फंक्शन के कारण। हाँ वर्चुअल, वर्चुअल मेमोरी बेटा छोटी छोटी चीज है लेकिन बहुत ज्यादा टफ है, ठीक है। अब देखिए वर्चुअल मतलब क्या होता है। वर्चुअल मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब होता है काल्पनिक, मतलब जो होता तो है बट दिखता नहीं है। मैं यहां पे मैं अकेला खड़ा हूं, किसी को दिखाई दे रहा है? मैं अकेला खड़ा हूं ना, किसी और को मेरे साथ कोई और लोग दिखाई दे रहा है खड़ा होते? कोई है जिसको मेरे अलावा 2-4 लोग भी यहां दिख रहे हो? हाँ मत बोल देना गलती से, लेकिन मानिए इस क्लास से भागने वाला पहला इंसान मैं रहूंगा, लेकिन यहां पे है, ये कहता है आपको दिखा कुछ रहा हो कुछ और आ रहा है, उसी को बोलते हैं वर्चुअल। और वर्चुअल को समझने के लिए एक नया तरीका है।
समझ में आया? आपको क्वेश्चन सीधा पूछा गया, अभी दिखाऊंगा क्वेश्चन कि बफर स्टोर कौन सा मेमोरी करता है, समझे? तो सीधा आंसर चला जाएगा कैसे। छोटी सी कहानी है बट लंबी, कहते हैं छोटी चीज कभी कभी बड़ा कांड कर जाता है। देखो यहाँ आप बेटा कभी लाइब्रेरी गए हो, बड़ा सा लाइब्रेरी, ये नहीं पढ़ने वाला नहीं, जो किताबों वाली लाइब्रेरी होती है, वहां कितनी किताबें होंगे मिनिमम? बहुत सारे, 10,000। आप कभी डीयू वाला ही लाइब्रेरी चले जाओ, 10,000 से ज्यादा किताबें वहां पर, बहुत ही ज्यादा। इवन काउंट करने लग जाओ तो महीने लग जाए। मैं जा चुका हूं वहां पर, मेरा मेंबरशिप था वहां का। तो वहां की जो लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में अगर आपको कोई किताबें देखनी हो, क्या आप 10,000 जाके काउंट करेंगे? काउंट करते हैं कि 1 2 3 मेरी किताबें कौन सी जगह पे है? मैडम महीनों लग जाएंगे किताब निकालने में, पढ़ने में। ऐसा होता है क्या? नहीं। इससे पहले वो क्या करता है कि आप अंदर जो मेमोरी लाइब्रेरी है उस पर ध्यान मत दो, आपको वहां पे एक चार्ट दे दिया जाता है, चार्ट दे दिया जाता है जिसके अंदर हर एक किताब का नाम दे दिया जाता है, ठीक है, जिसको फ्रंट पेज के नाम से जानते हैं, ठीक है, हर एक किताब को फ्रंट पेज दिया जाता है। तो अब सीपीयू ये कहता है कि देखिए यहां पर समझना वर्चुअल को, ये क्या कहता है कि ये हमारे पास एक लार्ज डेटा है यहां पे सीपीयू, यानी कि गोदाम की अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास अगर ये देखो यहां पर ये हमारी लाइब्रेरी है और यहां पे लार्ज डेटा है, बहुत सारा डेटा है, ठीक है। तो रैम और रोम क्या कहता है, यहां पे हमारे पास इन दोनों को कौन स्टार्ट करता है? ये दोनों भाई तो स्टार्ट करता है, रैम और रोम। क्लियर है? अब इतना डेटा तो इसके अंदर आ नहीं सकता है, ये तो बेटा ट्रिलियन, क्या ट्रिलियन में इसका टीवी में डेटा होगा, लेकिन इसको क्या चाहिए? मैक्सिमम केबी और या मिनिमम केबी और मैक्सिमम कितने में? जीबी, याद है? तो वो क्या कहता है कि अब ये सीपीयू क्या कहता है कि मुझे यहां से एक किताब की जरूरत है, तो अब सीपीयू के लिए किताब देने के लिए सारा डेटा यहां स्टोर ना करें, तो ये क्या कहता है, रैम और रोम ने एक वर्चुअल को बना दिया, वर्चुअल मेमोरी को। ये क्या कहता है कि इन सारे किताबों का एक मेन्यू यानी एक एक पेज यहां पे लाके स्टोर कर दिया, हर एक किताब का। जैसे आपको पूरी लाइब्रेरी नहीं जानना हो तो आप उसका मेन्यू ले लो, हर एक किताब का वहां फ्रंट व्यू होता है। हाँ, अगर आपको इतना बड़ा लाइब्रेरी, आपको ये मान लो 10,000 किताब का हमारे पास स्टोर है और आपको ये वाला किताब चाहिए, तो दिखाने के लिए आपके पास एक पेज वहां पे रहेगा, ये कुछ तो होता है। हाँ, अगर ये किताब, ऐसे तो बहुत सारे किताब है, हर एक किताब में मान लिया जाए 500 पेज है, बेटा डेटा बहुत बड़ा बन जाएगा। तो बोला गया अगर 500 मत करो ना, सारे किताब का एक एक पेज डाल दो। अगर सीपीयू को चाहिए इस नंबर का अगर किताब, तो पहले आप इस फ्रंट पेज को यहां ले आइए, ठीक है। हाँ, जब वर्चुअल मेमोरी इसको बोलेगा, ये क्या करता है, ये एक अंधापन का काम करता है, इसके लिए बेवकूफी का काम करता है, उसको भ्रम में रखता है वर्चुअल। ये कहता है, सीपीयू कहता है मुझे लाइब्रेरी से किताब चाहिए, मुझे किताब चाहिए। ये क्या कहता है, हाँ सर आपको चाहिए, तो इतनी सारी किताबें हैं, आप बोलो तो सही कौन सा चाहिए, समझे। ये इसके सामने भ्रम पैदा करता है वर्चुअल कि आपको जो किताब चाहिए मेरे पास सब अवेलेबल है, लेकिन सीपीयू को एट अ टाइम एक ही तो चाहिए, लेकिन उस 10 में से कौन, क्या अब वर्चुअल इसकी जिम्मेदार है, वर्चुअल मेमोरी, कि आपको जो चाहिए मैं दूंगा, लेकिन इसका साइज तो कम है, समझे। तो ये क्या करता है, इतने सारे डेटा को ना रख के सबका एक एक पेज उठाकर रख लेता है, और जैसे ये डिमांड करता है कि मुझे 5007 नंबर की किताब की जरूरत है, तो ये क्या करता है, एक पेज भेजने के बाद फिर यहां से इन्वोक करता है, सर 5007 नंबर की किताब को भेज दो यहां पर, समझ में आया। तो ये कहता है वर्चुअल का काम। तो वर्चुअल कुछ नहीं करता है, एक इल्यूजन पैदा करता है, भ्रम, कि मेरे पास बहुत सारे चीज है, लेकिन जब चाहिए होगा, जैसे आप कभी होटल जाते हो, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो, उसके पास सारे